इतनी सादी तलवार के लिए आपकी तारीफ बहुत ज्यादा है, माँ। मुझे डर है कि थोड़ी प्रैक्टिस से मैं इससे कहीं बेहतर कर सकता हूँ, उसने कहा, जिससे माँ मुस्कुराई, यह जानते हुए कि उसने जो कहा वह सच था। यह सिर्फ उसकी आंखों की वजह से नहीं था, हालांकि उन्होंने बहुत मदद की, या उसके नेचुरल टैलेंट की वजह से नहीं था कि वह फोर्जिंग में इतना अच्छा था। टोबो के साथ उसके सबक ने उसे बस इसका बेहतर इस्तेमाल करने दिया। कुकिंग एक्सपर्ट ने उसे सिर्फ पुराने जमाने के मैल को रोने लायक खाने में बदलने से कहीं ज्यादा किया था। यह सिर्फ मसाला डालने या रोस्ट को टाइम करने के बारे में नहीं था। यह स्किल हमेशा ज्यादा गहरी, ज्यादा बेसिक रही है। इससे उसे सहज लेवल पर खाना बनाना समझने में मदद मिली कि गर्मी मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, अलग अलग टेम्परेचर कैसे टेक्सचर, फ्लेवर और स्ट्रक्चर को बदलते हैं। रसोई में इसका मतलब था यह जानना कि ब्रेड कब एकदम सही फूलेगी या सॉस कब बिना थर्मामीटर के आइडियल कंसिस्टेंसी में कम हो जाएगी। यहाँ फोर्ज में वही प्रिंसिपल बेरहमी से एफिशिएंसी के साथ लागू होता था। वह आग की लपटों की ताकत महसूस कर सकता था, जैसे एक मास्टर शेफ ओवन की गर्मी महसूस करता है। कोयले की हर चमक उसके दिमाग में टेम्परेचर की सही रीडिंग में बदल जाती थी, ठीक वही पॉइंट जहां लोहा चेरीलाल चमकने लगता है और लचीला हो जाता है, वह क्रिटिकल रेंज जहां स्टील को बिना टूटे आकार दिया जा सकता है, वह परफेक्ट क्वेंचिंग टेम्परेचर जो ब्लेड को बिना कमजोर किए सख्त कर देगा। इस स्किल ने मेटल को पकाने में उतनी ही आसानी दिखाई जितनी आसानी से स्मिथिंग का लेसन शुरू होने के बाद मीट पकाने में दिखाई देती थी। कार्बन कंटेंट, एलॉय का बिहेवियर और ग्रेन स्ट्रक्चर, यह सब उतनी ही आसानी से समझ में आ गया जैसे यह जानना कि लहसुन कब जलेगा और कब मीठा होगा। वर्सेटाइल तो इसे कवर भी नहीं कर सकता था। उसे शक था कि यह स्किल दूसरे क्राफ्ट्स में भी काम आ सकती है, लेकिन उसने अभी तक इसकी पूरी लिमिट टेस्ट नहीं की थी। एल्केमी, शायद अगर वह रिएजेंट्स को इंग्रेडिएंट्स की तरह इस्तेमाल करे तो पोशन बनाना या जहर बनाना बच्चों का खेल बन सकता है। ग्लास ब्लोइंग, सिरेमिक्स, यहां तक कि बेसिक केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट भी इसके दायरे में आ सकते हैं। सिस्टम ने उसे जो दिया था वह एक साधारण घरेलू क्षमता की तरह दिखता था, लेकिन यह सबसे व्यापक रूप से लागू होने वाली शक्तियों में से एक बन रही थी, अनिवार्य रूप से उसे किसी भी प्रक्रिया पर एक सहज महारत प्रदान कर रही थी जिसमें गर्मी का नियंत्रित उपयोग, सामग्रियों का रूपांतरण या सटीक समय शामिल था। उसने अभी भी इसे किनारे तक नहीं पहुंचाया था, वास्तव में नहीं। आज रसोई के बाहर पहला गंभीर परीक्षण था, और परिणामों ने उसे संभावनाओं से भर दिया। यदि खाना पकाने के विशेषज्ञ ने उसे अपने पहले स्वतंत्र प्रयास में 1 घंटे में एक उत्कृष्ट ब्लेड बनाने दिया, तो वह और क्या कर सकता था? क्या वह कांच को सही लेंस में पका सकता है? वैलेरियन तकनीकों की नकल करने वाले तरीकों से स्टील को तप सकता है, यहाँ तक कि उन अजीब ऊर्जा के गुच्छों में हेरफेर कर सकता है जिन्हें उसने खोजा था यदि वह उन्हें विदेशी मसालों की तरह व्यवहार करे। उसकी आंखों के पीछे धड़कते माइग्रेन ने उसे याद दिलाया कि लेकिन इना। उसने फिर से तलवार उठाई, स्टील में हल्की सुनहरी चमक देखी जो सिर्फ उसे ही दिख रही थी। उसने अपनी माँ को दिखाया, लेकिन उसने बस अपना सिर हिलाया और कहा कि उसे बस एक नॉर्मल तलवार दिख रही है। चाहे वह मेटल बनाते समय उससे चिपके हुए फ्लेक्स का बचा हुआ जादू था या मेटल में ही कुछ जाग गया था, उसे नहीं पता था। उस बेवकूफ को भविष्य में एक और रहस्य खोजना था। राजकुमार ने ब्लेड को ध्यान से निहाई पर रखा और अपने कंधे घुमाए, उसकी अकड़न से सहरते हुए। सेर्सी अपने बेटे के पीछे शेरनी की तरह चली, उसकी पतली उंगलियां उसके हैरान करने वाले तनाव वाले कंधों पर मजबूती से दबाव डाल रही थीं। भट्टी की गर्मी अभी भी उससे चिपकी हुई थी, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
उसका स्पर्श सुकून देने वाला था और थोड़ा ज्यादा अपनापन भरा भी, क्योंकि उसने उसकी मांसपेशियों से अकड़न को हटाना शुरू कर दिया था। तुमने आज बहुत मेहनत की मेरे प्यारे राजकुमार, वह धीरे से बोली। उसकी आवाज उसके कान के पास धीमी और गर्म थी। लेकिन मुझे बताओ, अचानक लोहार का काम सीखने की इच्छा क्यों हुई? तुम होने वाले राजा हो, तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया तलवार बनाने का एक आसान सा ऑर्डर है और यह हो जाएगा। तुम्हें अपनी तलवारें खुद बनाने की क्या जरूरत है? राजकुमार थोड़ा उसके हाथों में झुक गया। मालिश से उसके शरीर का गहरा दर्द कम हो गया, जबकि उसका दिमाग तेज बना रहा। क्योंकि मुझे एक बकवास सिस्टम से टिकट पाने के लिए नामुमकिन काम करना होगा, लेकिन वह उसे यह बताने वाला नहीं था। यह पागलपन होगा। मैं अपने लायक एक तलवार बनाना चाहता हूँ, उसने बस इतना कहा। जीत के लिए आधा सच। कुछ ऐसा जो मेरे हाथ में सही लगे, मेरी जरूरतों के हिसाब से बना हो। और मुझे लगा कि फादर और उनकी सेना को बेहतर हथियारों से लैस करना फायदेमंद हो सकता है। आयरनबॉर्न बगावत करने के लिए मूर्ख हैं। उन्हें एक तेज निर्णायक सबक सिखाया जाना चाहिए। अच्छा स्टील हमारे आदमियों को उन स्क्विड को मारने और इस बकवास को जल्दी खत्म करने में मदद करेगा। लो, यह एक जवाब के तौर पर संतोषजनक होना चाहिए। इसके लिए उसे अपने अंदर के मध्ययुगीन राजकुमार को बाहर निकालना पड़ा, लेकिन उम्मीद है कि यह काम करेगा। सेर्सी के होंठ उसके पीछे एक खुशी भरी मुस्कान में मुड़ गए। उसे उसके जवाब में बेरहमी पसंद आई, भले ही उसे लगा कि वह कुछ छिपा रहा है। उसकी उंगलियां और गहराई तक काम कर रही थीं, अंगूठे उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ गांठों पर घूम रहे थे। मेरे चालाक लड़के हमेशा आगे की सोचता है। तुम्हारे पिता इस इशारे की तारीफ करेंगे अगर उन्हें शराब और वेश्याओं के अलावा कुछ और नजर आए। जबकि उसके हाथ अपना काम करते रहे, राजकुमार का ध्यान निहाई पर रखी तलवार पर था। उसने अपने दिमाग से हाथ बढ़ाया, तैरते हुए एनर्जी के टुकड़ों को महसूस किया जो अभी भी भट्टी में आलस से बह रहे थे। एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसने उन्हें ब्लेड की ओर खींचना शुरू किया। मेटल में उसी तरह गर्मी और सटीकता डालने की कोशिश कर रहा था जैसे वह खाना पकाते समय डालता था। नतीजे तुरंत और अलग अलग थे। लाल टुकड़ों का एक गुच्छा स्टील में धंस गया। तलवार तेज भूखी लपटों में भड़क उठी जो मेटल को जलाए बिना किनारे को चाटती रही, कम से कम कुछ सेकंड के लिए, फिर धीमी हो गई। गर्मी बहुत तेज थी, जबरदस्त ताकत का वादा कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हर टुकड़ा सिर्फ 3 सेकंड तक ही टिकता था। उसके बाद उसे और इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती थी। इसके बाद नीले टुकड़े आए। एक बार जब वे उसके हाथ में आ गए तो ऐसा लगा जैसे उसके हाथ से कोई नदी बह रही हो। आग तुरंत बुझ गई क्योंकि ब्लेड पानी में भीग गया जो कहीं से भी बहता हुआ लग रहा था। स्टील पर एक चमकदार लिक्विड चमक आ गई जो बची हुई गर्मी के खिलाफ फुफकार और भाप छोड़ रही थी। फिर बैंगनी रंग के टुकड़े, जिससे तलवार बिजली के आर्क के साथ चटकने लगी, सतह पर नाचने लगे। हवा ओजोन की तेज गंध से भर गई क्योंकि छोटे बिजली के बोल्ट फुलर और किनारे के बीच कूद रहे थे। सेर्सी हर नजारे को ध्यान से देख रही थी। उसकी हरी आंखें खुशी और खुली भूख से चमक रही थीं। एलिमेंटल पावर के हर झोंके से उसकी उंगलियां उसके कंधों पर थोड़ी कस जाती थीं, उसकी सांसें चुपचाप हैरानी से अटक जाती थीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने बेटे की बढ़ती दिव्यता के असली सबूत का आनंद ले रही थी। जिस तरह हवा उसकी मर्जी के आगे झुकती थी। लेकिन तलवार ज्यादा देर तक दबाव नहीं झेल सकी। हर सफल इन्फ्यूजन के साथ मेटल कराहता था। सतह पर छोटे छोटे फ्रैक्चर मकड़ी के जाले की तरह बन जाते थे। लाल लपटों की वजह से ब्लेड मुड़ गया, नीले पानी में गड्ढे पड़ गए और बैंगनी बिजली की वजह से जलने के निशान और कमजोरी आ गई।
बस कुछ ही कोशिशों के बाद ब्लेड ने आखिरी बार दुख भरी आवाज में आवाज दी और पूरी तरह से टूट गया। उसके टुकड़े दयनीय रूप से निहाई पर गिर रहे थे। उसने धीरे से सांस छोड़ी, टूटे हुए टुकड़ों को घूरते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ। और अच्छे मटेरियल की जरूरत होगी, उसने बुदबुदाया, आधा खुद से और आधा अपनी माँ से। कुछ ज्यादा मजबूत, शायद वैलेरियन स्टील या कोई भी ऐसा एलॉय जो बिना फटे जादू बनाए रख सके। और एनर्जी को स्टोर करने का एक तरीका, या कम से कम फ्लेक्स को इकट्ठा करके चैनल करने का, बिना मुझे हर बार हाथ से डाले। सरसी के हाथों ने अपनी हल्की मालिश कभी बंद नहीं की, हालांकि उसकी आवाज में उस पर बहुत गर्व और पूरा भरोसा था। उसके हाथ उसके गाल को थामने के लिए ऊपर पहुंचे और उसका सिर अपनी ओर घुमाया। उसकी पन्ने जैसी आंखें उसके अंतहीन नीले रंग में आग जैसे जुनून से देख रही थीं। तुम्हें कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा मेरे प्यारे लड़के। अगर तुम्हें इसमें माहिर नहीं होना होता तो भगवान तुम्हें यह पावर नहीं देते। वह मुस्कुराया, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, भारी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सरसी का एक्सप्रेशन तुरंत गहरा हो गया। उसके चेहरे पर गर्मी की बिजली की तरह चिड़चिड़ाहट फैल गई। वह अफसोस के साथ उससे दूर हो गई। उसके आसपास के रंग जानलेवा गहरे हो गए थे। अंदर आओ, उसने झटके से कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसे काट सके। एक गार्ड अंदर आया, झुककर झुका लेकिन साफ तौर पर घबराया हुआ था। हे भगवान, रुकावट के लिए माफ करना। पश्चिम से जरूरी खबर है। गार्ड के आसपास डर और इज्जत का रंग था, लेकिन उस समय ज्यादातर डर था। अच्छा, सरसी ने पूछा, उसकी उंगलियां अभी भी अपने बेटे के कंधों पर अधिकार जताते हुए रखी थीं। बोलो। गार्ड ने मुश्किल से निगला, आवाज लड़खड़ा रही थी। मैं आपके पिता लॉर्ड टाइविन हैं। लैनीस्पोर्ट में उनके बेड़े पर हमला हुआ है। ग्रेजॉय ने बिना किसी चेतावनी के हमला किया। लगभग हर जहाज तबाह हो गया है। कमरे का टेम्परेचर गिरता हुआ लग रहा था। कैसे, उसने फुफकारते हुए कहा। उसकी आवाज खतरनाक रूप से धीमी थी। उन बदबूदार आयरनबॉर्न कुत्तों ने मेरे पिता के बेड़े को कैसे तबाह कर दिया। आखिरी वार पढ़ने से पहले गार्ड हिचकिचाया, असहजता से हिलने लगा। गवाहों महाराज, वे कसम खाते हैं कि उन्होंने एक क्रैकन देखा। गहराई से एक जीवित राक्षस। यह समुद्र से उठा और अपने टेंटेकल्स से जहाजों को फाड़ दिया। किसानों का दावा है कि आयरनबॉर्न के डूबे हुए भगवान ने विद्रोह में उनकी मदद करने के लिए राक्षस को भेजा था। माँ और बेटे दोनों को ठंड लग गई। राजकुमार ने अपनी रीढ़ की हड्डी से बर्फ खिसकती हुई महसूस की। उसकी खोज की खिड़की उसकी नजर के कोने में मजाकिया ढंग से धड़क रही थी। लाइन क्रैकन को अपनी ब्लेड से मार डालो अचानक बहुत ज्यादा असली लग रही थी। सेर्सी की उंगलियां उसकी हथेलियों में धंस गईं, आराम से नहीं बल्कि गुस्से में जो मुश्किल से काबू में था। जब उसकी आवाज आई तो वह एक जहरीली फुसफुसाहट थी। एक क्रैकन। धन्य राजकुमार टूटी हुई तलवार को घूर रहा था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। युद्ध अब उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया था, जितना 7 राज्यों में किसी को भी अंदाजा नहीं था। खबर मिलने के कुछ दिन बाद, और स्मॉल काउंसिल का कमरा हमेशा से ज्यादा भारी लग रहा था। चर्मपत्र, मोमबत्ती के मोम और मुश्किल से काबू में आए गुस्से की गंध से भरा हुआ। 7 राज्यों के राजा रॉबर्ट बैराथियोन लंबी मेज के सिरहाने बैठे थे। उनका भारी शरीर एक बैल की तरह आगे की ओर झुका हुआ था जो हमला करने के लिए तैयार था। उनका चेहरा खतरनाक लाल रंग का था। उनके वाइन कप के तने के चारों ओर उंगलियां सफेद थीं। लैनिस्पोर्ट से आई खबर उनके चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह पहुंची थी, और क्रैकन के बारे में हर शब्द ने उनके दर्द को और बढ़ा दिया। एक कमबख्त क्रैकन, वह गुर्राया,
अपने कप को इतनी जोर से पटका कि लकड़ी टूट गई। वो स्क्विड चूसने वाले कमीने किसी तरह कहीं से एक समुद्री राक्षस को खींच लाते हैं और टाइविन के जहाजी बेड़े को ऐसे तोड़ देते हैं जैसे वह जलाने की लकड़ी से बना हो। जिन जहाजों को बनाने में सालों और सोने के पहाड़ लगे थे वे चले गए। हम ऐसे जीव से कैसे लड़ सकते हैं जो जंगी नावों को खिलौनों की तरह इस्तेमाल करता है। काउंसिल के सदस्य असहज होकर हिलने लगे। जॉन एरिन गंभीर लग रहा था। पाइसेल ने पुरानी किताबों के बारे में कुछ कहा और लिटिल फिंगर ने अपनी हमेशा की तरह फिसलन भरी मुस्कान बिखेरी। सिर्फ वेरीज अजीब तरह से शांत रहा। उसके मुलायम हाथ उसकी गोद में बड़े करीने से मुड़े हुए थे। रॉबर्ट की लाल आंखें विस्परर्स के मास्टर पर टिक गईं। वेरीज, तुम शायद सब कुछ सुन लेते हो। मुझे बताओ कि आयरनबॉर्न ने उनके पिछवाड़े से एक भगवान के शापित क्रैकन को कैसे निकाला। वेरीज ने अपना सिर झुकाया और राजा को जितना हो सका जवाब दिया। बहुत सारी अफवाहें हैं महाराज। सबसे ज्यादा चलने वाली और जो छोटे लोगों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है वह यह है कि आयरनबॉर्न ने डूबे हुए भगवान के लिए सैकड़ों किसानों और गुलामों की बलि दी थी। फुसफुसाहट के मास्टर ने गंभीरता से बताया, जिससे पहले से ही उदास माहौल और खराब हो गया। बड़ी संख्या में डूबना, समुद्र में खून चढ़ाना। उनका मानना है कि डूबे हुए भगवान ने उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया और बैलन के विद्रोह में मदद करने के लिए जानवर को भेजा। यह सुनकर रॉबर्ट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। छोटे लोगों को जानवरों की तरह बलि देना। ये बदबूदार कमीने इसे भगवान का एहसान कहने की हिम्मत कैसे करेंगे। वह अपनी कुर्सी से आधा उछल पड़ा। उसकी गर्दन में नसें उभर आईं। मैं उन सभी कमीनों को खुद डुबो दूंगा जो। इससे पहले कि वह पूरी तरह भड़क पाता, वेरीज ने एक नाजुक हाथ उठाया और रॉबर्ट के उस पर गुस्सा निकालने से पहले ही जल्दी से बोल पड़ा। अगर मुझे इजाजत हो महाराज, तो शायद कोई और रास्ता हो। आपके बेटे धन्य राजकुमार को पहले ही एक बार देवताओं ने छुआ है। उसे खुद सेवन ने मौत से वापस लाया था। अगर आयरनबॉर्न अपने डूबे हुए भगवान को खून और कुर्बानी से बुला सकते हैं, तो राजकुमार भी सेवन से उनकी मेहरबानी क्यों नहीं मांगता। जरूर राज्य के सच्चे देवता उस बच्चे को जवाब देंगे जिसे उन्होंने पहले ही इतनी साफ तरह से मार्क कर लिया है। चैम्बर में पोर्टकुलिस की तरह सन्नाटा छा गया। जॉन एरिन की भौहें ऊपर उठ गईं, जबकि पाइसेल का मुंह किसी फंसी हुई मछली की तरह खुला और बंद हो रहा था, और लिटिल फिंगर भी कुछ देर के लिए हैरान लग रहा था। रॉबर्ट खुद भी जम गया क्योंकि उसके चेहरे पर गुस्सा कुछ ज्यादा सोच विचार में बदल गया। मैं यह काम कर सकता है महाराज, बूढ़े मास्टर हकलाते हुए बोले। राजा ने अपनी राय के लिए अपने हाथ की ओर रुख किया, जिससे जॉन के माथे पर बल पड़ गए। हमें नहीं पता कि राजकुमार सेव से बात करने के काबिल है या नहीं, उसका हाथ कहने ही वाला था, लेकिन वेरीज ने उसे बीच में ही रोक दिया और आगे बढ़ गया। राजकुमार की आंखों में 7 देवताओं का आशीर्वाद साफ दिखता है। अगर देवता एक बार उसकी जान बचाने के लिए बीच में आ जाएं, तो वे उसे और उसके जरिए राज्य को इस खतरे से लड़ने में और मदद दे सकते हैं। शब्द हवा में लटके हुए थे। उसने जो कहा वह ठीक ठाक से कहीं ज्यादा था। यही खतरनाक हिस्सा था। एक एक करके काउंसिल के सदस्य सहमति में सिर हिलाने लगे। रॉबर्ट भी पीछे झुक गया, अपनी दाढ़ी रगड़ रहा था, साफ तौर पर अपने दिमाग में उस विचार को घुमा रहा था। लेकिन इससे पहले कि कोई और बोल पाता, भारी दरवाजे खुल गए। जेमी लैनिस्टर सबसे पहले अंदर आया। उसके सफेद कवच ने रोशनी पकड़ी। 7 राज्यों का राजकुमार, उसने घोषणा की। उसकी आवाज में हमेशा की तरह सूखी औपचारिकता और घमंडी आत्मविश्वास का मिश्रण था। धन्य राजकुमार उसके पीछे अंदर आया।
उसके हाथ में एक लंबी चीज थी जो ध्यान से गहरे लाल कपड़े में लिपटी हुई थी। सिर्फ 7 साल के लड़के के लिए वह पहले से ही लंबा और चौड़ा खड़ा था, ऐसे आत्मविश्वास के साथ चल रहा था जिससे कमरा छोटा लग रहा था। लाल पट्टियों ने उन मशहूर आंखों को ढक रखा था जो उसे देवताओं ने दी थीं। रॉबर्ट का पूरा व्यवहार एक पल में बदल गया। उसके चेहरे पर छाए तूफानी बादल छंट गए जब उसने अपनी कुर्सी पीछे धकेली और जोरदार हंसी के साथ उठा। यह रहा मेरा लड़का। वह 3 लंबे कदमों में कमरे से बाहर निकला और अपने बेटे के कंधे पर जोर से हाथ रखकर उसे ऊपर से नीचे तक पिता जैसे गर्व से देखा। 7 नरक, तुम तो खरपतवार की तरह बढ़ रहे हो। इधर आओ लड़के। मैं सोच रहा था कि तुम कब हमारे साथ युद्ध के बारे में बात करने आओगे। काउंसिल के दूसरे सदस्य उठे और सिर झुकाकर इज्जत से नमस्ते किया। राजकुमार ने बारी बारी से उन सभी को प्यार से सिर हिलाया। हर हरकत शाही थी। रॉबर्ट की नजर लिपटे हुए बंडल पर पड़ी। उसकी भौहें उत्सुकता से ऊपर उठ गईं। बेटा, तुम हमारे लिए क्या लाए हो? किचन से कोई नया खिलौना? यह पहली बार नहीं होगा। उसके बेटे को खाना बनाना पसंद था, इसलिए यह बात समझ में आती है। पट्टियों के नीचे राजकुमार के होठों पर एक छोटी सी जानी पहचानी मुस्कान आ गई। उसने जैमे को आगे आने का इशारा किया और लिपटी हुई तलवार अपने चाचा को दे दी। इसे टेबल पर रख दो चाचा, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। जैमे ने मुस्कुराते हुए बंडल लिया और उसे धीरे से काउंसिल टेबल के बीच में रख दिया। राजकुमार ने साफ साफ कहा। उसकी जवान आवाज में हैरानी की बात थी। जबकि राज्य युद्ध की तैयारी कर रहा है, मैं खाली नहीं बैठा हूं पिताजी। मुझे हाल ही में पता चला है कि 7 देवताओं से मिला मेरा आशीर्वाद हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। मैंने पिछले कुछ दिन किंग्स लैंडिंग के सबसे अच्छे लोहार से लोहार का काम सीखने में भी बिताए हैं। इस पर कुछ लोग तुरंत बड़बड़ाने लगे। राजकुमार जैसा नहीं, भविष्य के राजा से नीचे। लेकिन रॉबर्ट की एक तेज नजर ने उन्हें तुरंत चुप करा दिया। राजकुमार ने आगे बढ़ने से पहले अपने पिता को शुक्रिया अदा करते हुए सिर हिलाया। मैंने यह ब्लेड अपने हाथों से बनाया है और मेरे पास इसके जैसे 6 और भी हैं जो मेरे कमरों में सुरक्षित रखे हैं। मुझे लगता है कि वे युद्ध में बहुत मददगार होंगे। इस पर कमरे में मौजूद कुछ आदमियों ने उसकी भौहें चढ़ा दी और उसे हैरानी से देखा। लड़के ने लोहार के तरीके सीखने में बस कुछ ही दिन लगाए। एक नए लोहार की बनाई तलवार लड़ाई में क्या काम आ सकती है? उसके बेटे ने अपने चाचा को इशारा किया और जैमे ने तेजी से लाल कपड़ा खींच लिया। राजकुमार को छोड़कर बाकी सभी लोग हैरानी से हांफने लगे। भगवान भला करे। 7 नरक, भगवान की कसम। टेबल पर रखी तलवार इतनी शानदार थी कि इंसानी हाथों से बनी सबसे अच्छी तलवार भी ऐसा नहीं कर सकती थी। सुंदर और खूबसूरती से बनी, इसका स्टील लगभग एक अजीब सी चमक के साथ चमक रहा था। लाइनें साफ और जानलेवा थीं। धार इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी पी रही हो। जैमे, जो दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज था, हैरानी से देख रहा था क्योंकि उसके हाथ ऐसे फड़क रहे थे जैसे वह उस खूबसूरत ब्लेड को पकड़ना चाहता हो। यहाँ तक कि रॉबर्ट, जिसे तलवार के बजाय वॉरहैमर पसंद था, उसने भी कांपते हाथों से ब्लेड उठाया। हर कोई स्तब्ध होकर देख रहा था क्योंकि राजा ने तलवार अपने हाथ में पकड़ी थी। वह उस क्षण पहले से कहीं अधिक राजसी लग रहा था। उसके अंदर गर्मी और कच्ची ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। सदियों में पहली बार वह फिर से युवा, मजबूत, महत्वपूर्ण युद्ध के लिए तैयार महसूस कर रहा था। भगवान की कसम, उसने सांस ली। आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी। यह शानदार है। और आपने इसे खुद बनाया है? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए बस सिर हिलाया।
फिर उसने जैमे को इशारा किया, जो राजा को ईर्ष्या से देख रहा था, कि वह अपनी तलवार उसे सौंप दे। किंग्सलेयर ने इसे देने से पहले केवल एक पल हिचकिचाया। उसके बेटे ने उसे तलवार वापस देने के लिए इशारा किया, जो उसने दुखी होकर किया। रॉबर्ट ने देखा कि उसका बेटा मुस्कुरा रहा था, अपने हाथ में ब्लेड का वजन टेस्ट कर रहा था। तलवार हवा में साफ साफ कटते हुए गा रही थी, एक तेज जोशीली आवाज जो लगभग जिंदा लग रही थी। मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा, उसने कहा। आवाज स्थिर और मकसद से भरी हुई थी। जब जंग होगी तो मेरी ब्लेड तुम्हारे पास बेकार क्यों नहीं लटकी रहेंगी। राजकुमार ने दोनों ब्लेड लिए, एक एक हाथ में। जैमे की तलवार टेबल पर रखी ताकि ब्लेड किनारे से बाहर निकल जाए, और अपनी नई तलवार को कंट्रोल में हल्के जोर से नीचे किया। सभी लोग एक साथ चौंक गए। राजकुमार की ब्लेड जैमे की तलवार को ऐसे चीर गई जैसे वह नरम चीज की बनी हो। कटा हुआ आधा हिस्सा जमीन पर गिर गया। बस इतना ही काफी होता, लेकिन इससे पहले कि झटका शांत होता, राजकुमार फिर मुस्कुराया। उसने हाई वैलेरियन में एक शब्द कहा, जेलमाज़मा। तलवार के चारों ओर अचानक जोरदार बिजली कौंधी, जैसे ब्लेड ने ही तूफान के दायरे में दरार डाल दी हो। बिजली की बैंगनी चमक मकड़ी के रेशम जितनी पतली लेकिन ताजी चोटों जितनी चमकदार स्टील की लंबाई के साथ नाच रही थी और टूट रही थी। वे तेजी से शाखाओं में बंटी नसों में मूठ से सिरे तक दौड़ रही थीं। इसके बाद गंध आई, तेज मेटालिक, एक तूफान की साफ तीखी महक जो बोतल में बंद होकर फैल गई हो। यह ओजोन और झुलसी हुई हवा थी, जैसे गीले पत्थर पर बिजली गिरने के ठीक बाद सांस लेना, किसी गहरी चीज के साथ मिल जाना। कोई धुआं नहीं उठा, लेकिन गंध गले के पिछले हिस्से में चिपकी रही, बिजली जैसी और जिंदा, हिंसा का वादा करती हुई। और वह एहसास, भगवान, वह एहसास बहुत अपना और जबरदस्त था। मूठ पकड़ में एक धीमी धड़कती हुई गुर्राहट के साथ कंपन कर रहा था, जो दूसरी दिल की धड़कन की तरह हाथ तक गई, स्थिर, जिद्दी, भूखी। हर सांस में तूफान जैसा स्वाद था, और सीने में यह एहसास था कि एक गलत झटका स्टील में फंसे गुस्से को ढीला कर सकता है। तलवार अब सिर्फ एक हथियार नहीं लग रही थी, यह एक पिंजरे में बंद तूफान की तरह लग रही थी, जागी हुई, उत्सुक, और जिस चीज को भी वह छूती, उसे निगलने के कगार पर पूरी तरह से बैलेंस्ड थी। जिसे काउंसिल के लोग पहले से ही एक ताकतवर ब्लेड समझ रहे थे, वह सिर्फ मेटल के एक नुकीले टुकड़े से कहीं ज्यादा कुछ बन गया। राजकुमार ने जमीन पर अपने जबड़े रखकर मुस्कुराते हुए ब्लेड घुमाया, और बिजली का एक बोल्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ा और दूर पत्थर की दीवार से जोर से टकराया। क्रैक! पत्थर की दीवार पर एक काली, धुआं उगलती दरार और एक साफ जलने का निशान छोड़ गया। छोटी काउंसिल में बस सन्नाटा ही छा गया था। उनके बेटे के बारे में उनके मजाक और शक अब पूरी तरह से खत्म हो गए थे। राजकुमार ने शांति से अपनी बात कहकर शानदार तलवार जैमे को दे दी। आपकी तलवार तोड़ने के लिए माफी, अंकल। अगर आप चाहें तो इसे रख सकते हैं। जेमी ने दोनों हाथों से तलवार ली, उसे खुले सम्मान से घूरते हुए उसका हमेशा का घमंडी मुखौटा पूरी तरह से टूट गया। थैंक यू मेरे राजकुमार। मैं इसे अपने पूरे दिल से संभाल कर रखूंगा। रॉबर्ट ने अपना सिर पीछे किया और हंसा, एक गहरी, गर्जने वाली आवाज जिसने जगह को जिंदगी और गर्मी से भर दिया। यह वैसी ही हंसी थी जो सीने से निकलती है, बिना रोक-टोक के और पूरी तरह सच्ची। जब उसकी नजर एक बार फिर अपने बेटे पर पड़ी, तो वह वहीं रुक गई, गर्व से भारी। और कुछ और भी कम, यह एक ऐसा हैरानी था जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सका। जिस तरह उसका बेटा खड़ा था, विनम्र फिर भी झुका नहीं, जैसे उसे किसी के सामने खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने रॉबर्ट को युद्ध के मैदान में जीती किसी भी जीत से ज्यादा गहरा झटका दिया।
भगवान, वह मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है। यह विचार बिना कहे आया, लेकिन इसने वैसा चुभन नहीं दी जैसा पहले दे सकता था। इसमें कोई शर्म नहीं थी, बस एक शांत, सुकून देने वाली राहत थी। रॉबर्ट को जंग में ढाला गया था, खून और गुस्से में ताज पहनाया गया था। वह कुदरत से नहीं बल्कि जीत से राजा बना था। वह गद्दी पर इसलिए था क्योंकि उसने बस बगावत जीत ली थी, क्योंकि कोई भी पागल राजा से बेहतर था। और अपनी सारी ताकत, अपनी सारी जीत के बावजूद वह कभी भी उस ताज के लायक नहीं था जो उसने जीता था। लेकिन उसका बेटा, उसके बेटे को सुने जाने के लिए दहाड़ने की जरूरत नहीं थी। इज्जत पाने के लिए हथौड़ा चलाने की जरूरत नहीं थी। उसमें कुछ ज्यादा मजबूत था, कुछ सही। रॉबर्ट ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी बची हुई हंसी कुछ नरम, लगभग सोच में बदल गई जैसे ही उसने लड़के को देखा। मैं जितना कभी था उससे भी बेहतर राजा। यह एहसास उसके सीने में हैरानी की बात है कि आसानी से बैठ गया, भारी लेकिन अच्छा लगा। हाँ, उसने धीरे से कहा, किसी और से ज्यादा खुद से। जब मैं आखिरकार मर जाऊंगा तो यह राज शायद अच्छे हाथों में होगा। बिल्कुल नहीं। क्या उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं? या यह सच में हो रहा था? राज्य में अब तक देखी गई सबसे अच्छी तलवारें बनाने पर काम करने के दिनों के बाद क्या यह आखिरकार हो रहा था? बधाई हो, आपने 10 मॉल काउंसिल के लोगों को चकित कर दिया है और राजा को विश्वास दिलाया है कि आप सिंहासन के योग्य से भी अधिक हैं। इसके अलावा वैलेरियन स्टील तलवारों से भी बेहतर 7 तलवारें बनाना। ओह, और कुछ शानदार कवच। हाँ, भाड़ में जाओ। उसे उसके टिकट दो। उसने कम से कम 3 स्वर्ण टिकट तो अर्जित किए ही हैं। बहुत कम से कम। एक एक्स रजत टिकट। ओह, तुम कमबख्त कुतिया। उसने आह भरी, टिकट को वैसे भी स्वीकार कर लिया। यह कम से कम कुछ नहीं से तो बेहतर था। वर्षा को पकड़ो। बारिश के दौरान आप बारिश की बूंदों पर खड़े हो सकते हैं, उनके माध्यम से टेलीपोर्ट कर सकते हैं या उन्हें पकड़कर चाकू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। गिरते पानी पर काम नहीं करता, बल्कि केवल वास्तविक बारिश के तहत काम करता है। हाँ, यह वास्तव में उपयोगी था। सेर्सी ने गाड़ी की खिड़की से बाहर शाही पहरेदारों की लाइन से सटे हताश, गंदे चेहरों को देखा जो बेलोर के ग्रेट सेप्ट की ओर जा रहे थे। किसान, छोटे लोग, भीड़। वे जोर लगा रहे थे और धक्का मुक्की कर रहे थे, अपने राजकुमार की एक झलक पाने के लिए गर्दनें झुका रहे थे। उनकी आवाजें एक अजीब तरह के नारे में बढ़ रही थीं जो उसे परेशान कर रही थीं। वह खुश नहीं थी, बल्कि खुश से भी कम। रॉबर्ट, वह बड़ा बेवकूफ, वैरीज की मीठी बातों में बह गया था। धन्य राजकुमार देवताओं से उनकी मेहरबानी मांगे, हिजड़े ने सुझाव दिया था। सभी ने हल्की मुस्कान और समझदारी भरे लहजे में, इसके बावजूद कि उसके बेटे ने उनके नाकाबिल हाथों में अकल्पनीय ताकत वाली तलवारें दे दी थीं। और अब वे यहाँ थे, अपने बेटे को बेलोर के ग्रेट सेप्ट के रास्ते में किंग्स लैंडिंग की सड़कों पर परेड कराने के लिए मजबूर, जैसे कि वह सबके देखने के लिए कोई आम इनाम हो। ये बातें नौकरों, गार्डों या शायद काउंसिल के किसी सदस्य ने तुरंत ही लीक कर दी होंगी, क्योंकि उनकी गाड़ी के रेड कीप से निकलने से पहले ही रास्ते में भीड़ जमा हो गई थी। वह अपने बेटे के बगल में बैठी थी और उसका पति उनके सामने बैठा था। उसके और रॉबर्ट के बीच की बंद जगह उसे बहुत छोटी लग रही थी। रॉबर्ट भी उतना ही दुखी था जितनी वह थी। उसे गाड़ी के अंदर ठूंस दिया गया था, जबकि वह अपनी पसंद के हिसाब से सबसे आगे घोड़े पर गर्व से सवारी करना पसंद करता था। वह बेचैनी से हिल रहा था, मन ही मन पहियों पर पिंजरे और एक शापित व्यापारी जैसा दिखने के बारे में बड़बड़ा रहा था। लेकिन वह भी जानता था कि जब वे युद्ध में थे, जब वे ग्रेट सेप्ट का दौरा कर रहे थे, तो खुले में सवारी नहीं करनी चाहिए।
ग्रेजॉय के किसी हमदर्द या हत्यारे का एक सही जगह पर मारा गया तीर और राज्य में अफरातफरी मच जाएगी। सेर्सी ने अपने पति की शिकायतों पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसका ध्यान पूरी तरह से अपने प्यारे बेटे पर चला गया। आखिरकार यह उसका पहली बार रेड कीप से बाहर जाना था। वह उसके पास बैठा था, सामने वाली खिड़की से बाहर गंदे चिल्लाते हुए गंदे किसानों को हल्के से गुस्से से देख रहा था। उसकी दिव्य आंखें लाल पट्टियों के पीछे छिपी हुई थीं। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे क्या पता नहीं था, उसके हाथ शांति से उसके हाथों में थे। जरूरत है। यह क्या है? साफ करो। शहर से बदबू आ रही है। बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे खाना खिलाना चाहिए। उसने उसे बुदबुदाते सुना, लेकिन बाहर किसानों के चिल्लाने और चीखने की वजह से उसकी ज्यादातर बातें सुनने को नहीं मिली। 7 नाम वाले दिनों में भी वह इतनी शांत गरिमा के साथ रहता था कि उसका दिल गर्व से भर जाता था। वह आगे बढ़ी और धीरे से उसके बालों को सहलाया, ध्यान से काले बालों को इस तरह से लगाया कि वे ठीक वैसे ही गिरें। जब वे बाहर निकले तो उसे एकदम सही दिखना था, बेदाग, चमकदार, हर इंच वह चमत्कार जैसा जो देवताओं ने उसे लौटाया हो। उसके प्यारे बेटे ने बिना किसी शिकायत के यह मान लिया, बस उसका काम आसान करने के लिए अपना सिर थोड़ा झुका लिया। उसे उसकी परेशानी से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन रॉबर्ट चिढ़कर गुर्राया। लड़के को रहने दो, औरत, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अपनी मोटी गांड को फिर से अपनी सीट पर रखते हुए। वह कोई गुड़िया नहीं है जिसे तुम सजाओ। सेर्सी ने उसे गुस्से से घूरा, लेकिन उस बेवकूफ को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का फैसला किया। वह अपने बेटे की ओर मुड़ी, उसकी आवाज उस गर्म, मीठी आवाज में नरम हो गई जो उसने सिर्फ उसके लिए रखी थी। तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो मेरे प्यार, उसने धीरे से कहा, और आखिरी बिखरे हुए बाल को ठीक किया। सच में परफेक्ट। इन किसानों को तुम्हारी एक झलक पाकर खुद को बहुत खुशकिस्मत समझना चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए कि सच में देवताओं की कृपा किस पर होती है। उसका बेटा उसकी ओर मुड़ा और मुस्कुराया। यह सच्चा और काफी हैंडसम था। यह नजारा देखकर उसका सीना खुशी से तन गया। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता और इससे पहले कि रॉबर्ट कुछ और परेशान करने वाली बात बड़बड़ा पाता, गाड़ी आराम से रुक गई। बाहर भीड़ का शोर तुरंत बढ़ गया, जयकारों और नारों की एक बहरा कर देने वाली लहर। रॉबर्ट ऐसा लग रहा था जैसे वह बैठे बैठे थक गया हो। उसने गुर्राते हुए दरवाजा खोला और सबसे पहले बाहर निकला। उसके चौड़े कंधे फ्रेम में भर गए और जमा भीड़ में से चीखें और चीखें निकलने लगीं। यह राजा है। राजा रॉबर्ट, त्रिशूल का दानव। 7 नरक, वह बुदबुदाया, पहले से ही गार्ड्स को रास्ता खाली करने के लिए चिढ़कर हाथ हिला रहा था। उसके बेटे ने अपने पिता के पहले से तय गुस्से पर एक मजेदार मुस्कान के साथ सिर हिलाया, फिर उसकी ओर मुड़ा। पूरी तहजीब के साथ उसने उसे अपना हाथ दिया। सेर्सी ने खुशी से हाथ लिया। उसकी उंगलियां धीरे से उसके चारों ओर लिपट गईं। उसने देखा कि वह सबसे पहले बाहर निकला। जैसे ही वह दिखाई दिया, जिससे भीड़ राजा के लिए भी जितनी जोर से चिल्लाई थी, उससे भी ज्यादा जोर से चिल्लाई। धन्य राजकुमार, और उसकी आंखें ढकी हुई हैं, और यहाँ तक कि हमें पौराणिक तलवारें दिखाओ की चीखें पूरे चौक में गरज की तरह गूंज रही थीं। उसने तेजी से भौहें चढ़ाई, उन दयनीय चूहों को घूरा जो उसके बेटे को छूने की कोशिश में पहरेदारों की पंक्ति के खिलाफ धक्का दे रहे थे। उनकी हिम्मत कैसे हुई भविष्य के राजा से कुछ मांगने की? वह उनके मनोरंजन के लिए कोई दिखावा करने वाला नहीं था। उसके बढ़ते गुस्से को भांपते हुए उसके बेटे ने उसके हाथ को आरामदायक, गर्म और स्थिर तरीके से दबाया। उनकी परवाह मत करो, माँ। वे राजघराने की मौजूदगी में खुद की मदद नहीं कर सकते।
वह मुस्कुराया और धीरे से उसे दूर ले गया। उस सरल इशारे ने उसे तुरंत अंधेरे विचारों से बाहर निकाल दिया। वह उस पर कृतज्ञता से मुस्कुराई, उसके कंधों से तनाव कम हो गया। सेर्सी ने परेशान करने वाली भीड़ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ अपने बेटे के हाथ पर ध्यान दिया। जब वे बेलोर के ग्रेट सेप्ट की कई मार्बल सीढ़ियों पर लंबी चढ़ाई करने लगे, ऊंची इमारत सामने दिख रही थी, उसके क्रिस्टल के गुंबद धूप में चमक रहे थे, लेकिन सेर्सी का मन कहीं और था। वह पहले से ही हिसाब किताब कर रही थी, पहले से ही प्लानिंग कर रही थी। 7 लोगों ने उसका बेटा वापस दे दिया था। वे अब उसे मना नहीं करेंगे, खासकर तब जब उसका परफेक्ट बेटा मांगेगा। बेलोर के ग्रेट सेप्ट के ऊंचे दरवाजों से गुजरते हुए सेर्सी के होंठ एक पतली लाइन में दब गए। उनके सामने क्रिस्टल और मार्बल के कैथेड्रल जैसा बड़ा अंदर का हिस्सा खुल गया, जिसके 7 कोनों वाले गुंबद ऊपर उठे हुए थे और दोपहर की रोशनी को इंद्रधनुषी टुकड़ों में पकड़ रहे थे। आमतौर पर ग्रेट सेप्ट रईसों, व्यापारियों और आम लोगों से भरा होता था, लेकिन आज यह लगभग खाली था, शाही हुक्म पर खाली किया गया था। बस कुछ ही सेप्टा और सेप्टन बचे थे। उनके सफेद कपड़े धीरे धीरे कुछ कह रहे थे। जैसे ही उसका बेटा अंदर आया, उन्होंने कमर झुकाकर सिर झुकाया। सेर्सी ने यह नजारा देखकर एक छोटी सी संतुष्ट मुस्कान दी। उन्होंने राजा को नहीं, बल्कि धन्य राजकुमार को सिर झुकाया। उनका आदर उनके हर कांपते हुए अंग में साफ दिख रहा था। हाई सेप्टन ने अपनी आंखों में चमक के साथ उसके बेटे को देखा और राजकुमार का अभिवादन करने ही वाला था, लेकिन रॉबर्ट ने बेसब्री से अपना मांसल हाथ हिलाया। बस करो, हम सबको छोड़ दो। लड़के को शांति से देवताओं से बात करने की जरूरत है। पवित्र पुरुष और महिलाएं बस एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर चुपचाप साइड चैपल की ओर चले गए। हालांकि सेर्सी ने देखा कि जाते समय कई लोग उसके बेटे को हसरत भरी नजरों से देख रहे थे। उसका प्यारा बेटा एक पल के लिए रुका रहा, सिर पीछे झुकाए हुए वह शानदार आर्किटेक्चर, सेवन की ऊंची मूर्तियों, बारीक मोज़ेक, क्रिस्टल को देख रहा था जो कैद किए गए तारों की तरह रोशनी बिखेर रहा था। एक पल के लिए उसके सुंदर चेहरे पर सच्ची हैरानी छा गई और सेर्सी को यह बहुत प्यारा लगा। लेकिन वह पल तब टूट गया जब उसने अपने पीछे धीमी आवाज में बुदबुदाहट सुनी। रॉबर्ट और काउंसिल के छोटे सदस्य फादर की वेदी के पास इकट्ठा हुए थे, धीमी लेकिन जरूरी आवाज में बात कर रहे थे। क्या हमें पहले तोहफे चढ़ाने चाहिए? जॉन एरिन पूछ रहा था। सोना, अगरबत्ती, किसी तरह की कुर्बानी? पाइसेल ने एक बेचारे बूढ़े आदमी की तरह अपना गला साफ किया। मैंने पुरानी किताबें पढ़ी हैं जिनमें बहुत जरूरत के समय खून चढ़ाने की बात कही गई है, महाराज। शायद राजकुमार या शायद देवता बिल्कुल जवाब न दें, लिटिल फिंगर ने धीरे से कहा। राजकुमार धन्य है, हाँ, लेकिन सातों को शिकारी कुत्तों की तरह नहीं बुलाया जाता। अगर वे चुप रहे तो हम आधे शहर के सामने भीख मांगते हुए बेवकूफ लगेंगे। बेशक तुम असफलता के बारे में सोचोगे, रेनली ने लिटिल फिंगर को घूरते हुए जवाब दिया, जिसने भी उसे घूरा। वेरीज चुप था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि वह गंजा आदमी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वह चुपचाप दूसरों की बातें सुन रहा था कि अगर राजकुमार असफल हो गया तो क्या करना है। सेर्सी का खून खौल उठा। वह तेजी से मुड़ी, अपने बेटे पर शक करने की हिम्मत करने के लिए, उसके बारे में ऐसे बात करने के लिए जैसे वह दैवीय कृपा का जीता जागता सबूत न होकर कोई अनिश्चित जुआ हो, उन पर बरसने को तैयार। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा करने के लिए अपना मुंह खोल पाती, उसका बेटा हिल गया। उसने दोनों हाथों से हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे अपनी आंखों से लाल पट्टियां खोलीं। कपड़ा फिसलकर संगमरमर के फर्श पर एक धीमी फुसफुसाहट के साथ गिर गया। यह एकदम साफ मोती जैसी चमक थी,
किसी भी टॉर्च या मोमबत्ती से ज्यादा चमकदार, फिर भी नरम और गर्म। हवा घनी भारी हो गई, जिसमें भगवान की मौजूदगी का जबरदस्त एहसास था, मानो देवताओं ने एक ही धड़कन में अपना पूरा ध्यान सेप्ट पर लगा दिया हो। सेर्सी हाँफने लगी, आवाज ने सबका ध्यान खींचा। रॉबर्ट और काउंसिल के सदस्य घूम गए, उनकी बातचीत तुरंत बंद हो गई। पवित्र रोशनी में नहाए लड़के को देखते हुए उनके चेहरे सदमे से भर गए। सेप्टा और सेप्टन, जो अभी तक पूरी तरह से पीछे नहीं हटे थे, वे घुटनों के बल गिर पड़े, उनकी आवाजें बेचैनी और आंसू भरी प्रार्थनाओं में उठ रही थीं। लिटिल फिंगर और वेरीज भी हैरानी से सिर झुकाकर घुटनों के बल गिर पड़े। रॉबर्ट खुद भी एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अपने बड़े शरीर को घुटनों के बल नीचे किया। उसकी बड़ी बड़ी मुट्ठियां उसकी बगल में भींची हुई थीं। जल्द ही कमरे में मौजूद हर आत्मा पवित्र रोशनी के सामने घुटनों के बल बैठ गई, सिर नीचे झुके हुए थे, लगभग पत्थर से सटे हुए थे, मानो एक नजर भी देवताओं के गुस्से को बुला सकती हो। सेर्सी अकेली अपने बेटे के साथ खड़ी रही। उसने खुद देवताओं को भी प्रणाम करने से मना कर दिया। वह 7 राज्यों की रानी थी और उसका बेटा धन्य राजकुमार था, 7 राज्यों का होने वाला राजा। वे भगवान के सामने बराबर खड़े होंगे, याचक बनकर नहीं। रोशनी उसके बेटे के चारों ओर धीरे धीरे घूम रही थी, उसके शाही रूप की हर रेखा को रोशन कर रही थी। उसकी नीली आंखें, वे असंभव धन्य आंखें, चमक के अंदर और भी ज्यादा चमक रही थीं, मानो सातों उनके जरिए उसे देख रहे हों। ग्रेट सेप्ट में बहरा करने वाला सन्नाटा छा गया। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, सेर्सी ने भी नहीं। राजकुमार चमक के बीच में बिना हिले खड़ा था, सिर थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, मानो वह उन आवाजों को सुन रहा हो जिन्हें सिर्फ वही सुन सकता था। उसके होंठ चुपचाप हिल रहे थे, ऐसे शब्द बना रहे थे जो किसी और के लिए समझ से बाहर थे। सेर्सी का दिल जोर से धड़क रहा था जब दिव्य रोशनी उसके बेटे के चारों ओर धीरे धीरे घूम रही थी, ग्रेट सेप्ट को एक दूसरी दुनिया की चमक से नहला रही थी। कुछ मिनट ऐसे गुजरे जैसे हमेशा के लिए एकदम चुप्पी छा गई हो। किसी ने जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। सेप्टा और सेप्टन मार्बल पर झुके रहे, बेचैनी से प्रार्थनाएं करते रहे, जबकि छोटी काउंसिल और रॉबर्ट भी घुटनों के बल बैठे रहे, सिर हैरानी से झुकाए हुए। फिर जैसे अचानक वह दिखाई दी थी, वैसे ही वह अंधा करने वाली पवित्र रोशनी गायब हो गई। हवा तुरंत हल्की हो गई, भारी दिव्य दबाव एक तूफानी बादल के गुजर जाने की तरह हट गया। सेप्ट फिर से आम, सुंदर, लेकिन उस कुचलने वाली मौजूदगी से खाली लगा। सर्सी बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ी, रेशम की तरह अपने बेटे के पास पहुंची। वह सेप्ट के बीच में बिना हिले खड़ा रहा, आंखें अभी भी खुली और चमक रही थीं, किसी दूर की जगह को घूर रहा था जिसे सिर्फ वही देख सकता था। खाली हवा को घूरते हुए उसके जवान चेहरे पर गहरी सोच उभर आई। रॉबर्ट और छोटी काउंसिल के सदस्य भी खड़े हो गए और जल्दी से वहां पहुंचे, लड़के को एक तंग, उत्सुक घेरे में घेर लिया। उन्होंने क्या कहा? जॉन एरिन ने हैरानी से भारी आवाज में पूछा। क्या देवताओं ने हम पर मेहरबानी की? पाइसेले ने अपनी छड़ी पर जोर से झुकते हुए हाँफते हुए कहा। हमें बताओ, मेरे राजकुमार, लिटिल फिंगर ने जोर दिया, उसकी आंखें तेज लेकिन कांप रही थीं। क्या उन्होंने जीत का वादा किया? क्या उन्होंने क्रैकन का जिक्र किया? रेनली ने लिटिल फिंगर को एक तरफ धकेल दिया और अपने भतीजे को ऐसे देखा जैसे वह उसे पहली बार देख रहा हो। सेर्सी और रॉबर्ट ने उन सबको घूरा, उनके सीने में गुस्सा भर आया। लाइट जाते ही एक आम मुखबिर की तरह अपने बेटे पर हमला करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले कि वह या रॉबर्ट उन पर पीछे हटने के लिए चिल्लाते, उनके बेटे ने बस एक हाथ उठा दिया। इसका असर तुरंत हुआ, हर आवाज बंद हो गई।
जैसे ही वे दिव्य नीली आंखें धीरे धीरे उन पर घूमी, वे आदमी टेंशन में आ गए या घबराहट से दूसरी तरफ देखने लगे। चमकदार और पैनी, उनमें एक राजा जैसा अधिकार था। एक बार फिर सन्नाटा छा गया और तभी राजकुमार बोला। उसकी आवाज शांत और साफ थी। मैंने देवताओं से बात की है, उसने कहा। उसके शब्द सबके सुनने के लिए जोर से और साफ थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वे हमें अपनी दिव्य कृपा देंगे। ग्रुप में उत्साह की लहर दौड़ गई। लेकिन राजकुमार की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। सिर्फ अगर मैं युद्ध में हिस्सा लूं, उसने धीरे से कहा। अगर मैं नहीं लूंगा तो वे हमें अपनी कृपा नहीं देंगे। शब्द शांत पानी में पत्थर की तरह पड़े। स्मॉल काउंसिल के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा। ज्यादातर लोग सच में इसके खिलाफ नहीं लग रहे थे, जबकि कुछ ही सिर हिलाने से पहले झिझक रहे थे। सरसी का दिल उसके सीने में रुक गया क्योंकि उसकी नसों में बर्फ भर गई थी, जिससे उसका खून जम गया था। उसका परफेक्ट, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, युद्ध में भेजा गया। आयरनबोर्न बास्टर्ड्स और एक राक्षसी क्रैकन का सामना करने के लिए, मरने के लिए। इस विचार से ही उसका चीखने, पंजे मारने, पूरे सेप्ट को जलाने का मन कर रहा था जहां वह खड़ा था, साथ ही स्मॉल काउंसिल भी। फ्यूरी ने अपनी जीभ तेज कर ली और मूर्खों को घूरा। तुम करोगे? रॉबर्ट की जोरदार हंसी ने उसे युद्ध के सीन की तरह काट दिया। हाँ, राजा ने अपना सिर पीछे फेंका। आवाज सेप्ट में गूंज उठी और क्रिस्टल के गुंबदों से गूंज उठी। इससे पहले कि सेर्सी और विरोध कर पाती, वह आगे बढ़ा और अपने बेटे को जोर से गले लगा लिया। लड़के को जमीन से ऐसे उठा लिया जैसे उसका वजन कुछ भी न हो। यह मेरा लड़का है। देवता खुद चाहते हैं कि तुम मेरे साथ लड़ो। इसके लिए आज रात दावत होनी चाहिए और सुबह होते ही हम युद्ध के लिए निकलेंगे। हम पहले ही जीत चुके हैं क्योंकि तुम वहां मेरे साथ उन लोहे की चूतों को मारोगे। सिरसी जमी हुई खड़ी थी, उसके हाथ उसकी बगल में मुट्ठियों की तरह भींचे हुए थे। वह बेबस गुस्से में देख रही थी कि रॉबर्ट ने उनके बेटे को नीचे रखने से पहले एक बार घुमाया, फिर भी वह दिल खोलकर हंस रही थी। एक बार राजा ने अपना फैसला कर लिया तो उसका मन बदलना नामुमकिन होगा, और राजा उससे उतनी ही नफरत करता था जितनी वह उससे करती थी। उसकी बातें उसके फैसले को और पक्का कर देंगी। छोटी काउंसिल ने एक दूसरे को देखा, साफ तौर पर आपस में मतलब पर बहस कर रहे थे, लेकिन राजा के अभी के मूड में किसी ने भी उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं की। उसका बेटा बस मुस्कुराया। हालांकि सेर्सी ने उसकी खूबसूरत आंखों में कुछ और हिसाब किताब, शायद हार मानने की हल्की सी झलक देखी। वह एक दिन रॉबर्ट को इसकी कीमत चुकाने वाली थी, और जब वह दिन आएगा तो वह उसकी तकलीफ देखकर मुस्कुरा रही होगी। वह उम्मीद से बेहतर हुआ। जब रॉबर्ट ने राजकुमार को नीचे उतारा तो उसने अपनी अभिव्यक्ति को सावधानी से तटस्थ रखा। राजा की जोरदार हंसी अभी भी ग्रेट सेप्ट के क्रिस्टल गुंबदों से गूंज रही थी। उसके पिता ने उसके कंधे पर इतनी जोर से थपथपाया कि एक कमजोर लड़का लड़खड़ा गया। वह ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे किसी को अभी अभी जीत की चाबी सौंपी गई हो। अंदर राजकुमार ने अपने ऊपर शुद्ध राहत की लहर महसूस की, जबकि उसने अपनी आंखों पर पट्टी वापस बांध ली। यह काम कर गया, किसी को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। न उसकी माँ, जिसकी हरी आंखें इस समय रॉबर्ट पर निर्देशित बमुश्किल नियंत्रित जानलेवा क्रोध से जल रही थीं। न ही लघु परिषद, जो असहज लेकिन अंततः स्वीकार करने वाली नजरों का आदान प्रदान कर रही थी। यहाँ तक कि सेप्टा और सेप्टन भी अभी भी अपने घुटनों पर प्रार्थना नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे जब बाकी सभी लोग आपस में बातों में व्यस्त थे। उसने चुपचाप उन विशेष गुच्छों को पकड़ लिया था जो सेप्ट को भर देते थे, जो रेड कीप में कहीं और की तुलना में यहाँ अधिक मोटे और कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में थे। जब उसने पहले एक को पकड़ा था,
तो शुद्ध उज्ज्वल पवित्रता की एक लहर उसके भीतर भर गई थी, गर्म और पवित्र करने वाली, जैसे अंधेरे में वर्षों के बाद सूर्य की रोशनी में कदम रखना और उसे सभी चोटों को ठीक करने देना। यह बिल्कुल उस दिव्य उपस्थिति की तरह महसूस हुआ जिसके बारे में सेप्टन हमेशा बात करते रहते थे। तब उसे एहसास हुआ, ये विशेष गुच्छे साधारण तत्व से भरे नहीं थे। वे विश्वास से संतृप्त थे। प्रार्थनाओं और सदियों की उत्कट पूजा इस एक पवित्र स्थान पर केंद्रित थी। सैकड़ों वर्षों में बेलोर के महान सेप्ट में डाले गए विश्वास की विशाल मात्रा सचमुच पवित्र शक्ति के इन झिलमिलाते कणों में क्रिस्टलीकृत हो गई थी। फ्लेक्स एक कंट्रोल्ड बर्स्ट में बाहर की ओर भड़क गए थे, जिससे उस चकाचौंध करने वाली मोती जैसी रोशनी में आग लग गई थी जिसने पूरे चैम्बर को भर दिया था। उसने इसे थोड़ा सा आकार भी दिया था, जिससे यह धीरे धीरे धड़कता था, जिससे यह जिंदा और चौकन्ना महसूस होता था, ताकि ऐसा लगे जैसे देवता खुद सुनने के लिए नीचे उतर आए हों। किसी ने भी एक सेकंड के लिए भी इस पर सवाल नहीं उठाया। उन सबने ठीक वही देखा था जो वे देखना चाहते थे, इस बात का सबूत कि धन्य राजकुमार ने सच में सेवन से बात की थी। अब रास्ता साफ था, बिना अपने माता पिता से भीख मांगे। वह युद्ध में जा सकता था और अजीब क्वेस्ट पूरा कर सकता था, जरूरी आयरनबॉर्न को मार सकता था, जहाजों को नष्ट कर सकता था और उस कमबख्त क्रैकन को अपने ब्लेड से मार सकता था। और बदले में गचा आखिरकार एक प्लैटिनम टिकट दे देगा। एक प्लैटिनम टिकट सब कुछ बदल सकता था। नई शक्तियां, नया ज्ञान, शायद कुछ ऐसा भी जो उसे इस पुराने बुरे सपने को मॉडर्निटी जैसी चीज में खींचने दे। यह रिस्क लेने लायक था। यह दिखावा करने लायक था कि देवताओं ने उसे शर्तें दी थीं। युद्ध में जाने लायक। राजकुमार ने एक छोटी सी सच्ची मुस्कान अपने होठों पर आने दी, जबकि रॉबर्ट ने फिर से उसके बालों को सहलाया। वह अभी भी आने वाली दावत और होने वाले शानदार नरसंहार के बारे में हंस रहा था। उसकी मां की घूरती नजर स्टील को पिघला सकती थी, लेकिन जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसने उसका हाथ फिर से धीरे से दबाया, मन ही मन वादा किया कि वह ठीक हो जाएगा। वह साफ देख सकता था कि वह इससे नफरत करती थी, इसके हर सेकंड से नफरत करती थी, लेकिन वह खुले तौर पर रॉबर्ट या भगवान के शब्दों की अवहेलना नहीं करेगी। उसे वास्तव में अपनी मां को इस स्थिति में डालने के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वह प्लेटिनम टिकट पाने का मौका नहीं छोड़ सकता था। और कौन जानता है कि उसे कब दूसरा टिकट मिलने वाला था। उस उच्च श्रेणी के टिकट की तो बात ही छोड़ो। उसका बेवकूफ कैओस गैचा बहुत कंजूस था। जैसे ही समूह बाहर निकलने की ओर बढ़ने लगा, राजकुमार अपने माता पिता के बीच शांति से चला गया। उसका मन पहले से ही आगे बढ़ रहा था। खोज विंडो अभी भी उसकी दृष्टि के कोने में उपहासपूर्ण ढंग से मंडरा रही थी, 1000 लोगों को मारने और एक समुद्री राक्षस काइजू को मारने की मांग कर रही थी। उसने धीरे से सांस छोड़ी। गुच्छे की हल्की सफेद चमक अभी भी उसकी उंगलियों के चारों ओर हल्की सी बनी हुई थी, जहां कोई और उन्हें नहीं देख सकता था। यह खतरनाक होने वाला था, लेकिन अगर पवित्र गुच्छे ने वही किया जो वह उम्मीद करता था, तो उसका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। और पहली बार जब से सिस्टम ने उस पर वह बेतुकी खोज छोड़ी थी, उसे फंसा हुआ महसूस नहीं हुआ। वह तैयार महसूस कर रहा था। एक प्लेटिनम टिकट, उसे बस यही चाहिए था। और वह इसे प्राप्त करने जा रहा था, चाहे कितने भी आयरनबोर्न हो या क्रैकन कितना भी बड़ा निकले। यह वह राज्य था जिस पर उसे शासन करना था। जैसे ही वह वापस आएगा, वह इस गंदगी को साफ कर देगा। वह किसी भी हालत में अपने लोगों को इस तरह जीने की इजाजत नहीं देने वाला था। दिव्य प्रकाश के फीके पड़ने के बहुत बाद तक राजकुमार की बातें ग्रेट सेप्ट में गूंज रही थीं।
सिरसी का गुस्सा उसके अंदर ऐसे धधक रहा था जैसे कांच में फंसी जंगल की आग। रॉबर्ट की जोरदार हंसी और काउंसिल की उत्सुकता भरी फुसफुसाहट ने आग को और भड़का दिया। उसका बेटा युद्ध में जाने वाला था क्योंकि खुद देवताओं ने इसकी मांग की थी। उसने सेप्ट में और कुछ नहीं कहा, कोई मतलब नहीं था। तब नहीं जब रॉबर्ट ने पहले ही इस फैसले को अपनी जीत बता दिया था। अपने बेटे की पीठ पर इतनी जोर से थपथपाया कि लड़का लड़खड़ा गया। तब नहीं जब छोटी काउंसिल ट्रेंड कुत्तों की तरह सिर हिला रही थी, उनकी आंखों में राहत और उम्मीद चमक रही थी। रेड कीप की वापसी का जुलूस दहाड़ती भीड़ और खनकते कवच के धुंध में गुजरा। सिरसी ने अपने बेटे के हाथ को कसकर पकड़े रखा जैसे कि उसे हमेशा अपने पास रखने के लिए बस इतना ही काफी होगा। उसने बिना किसी शिकायत के यह सब सह लिया, उसे वही कॉन्फिडेंट मुस्कान दी जो वह हमेशा देता था। इससे उसके सीने की गांठ और भी कस गई। जब तक वे सिंहासन वाले कमरे में पहुंचे, राजा ने धन्य राजकुमार के सम्मान में एक दावत का ऐलान कर दिया था और देवताओं का साफ हुक्म था। वह गुस्से से देख रही थी कि वह कमीना उनके बेटे से लगभग गुजारिश कर रहा था कि वह उसके सम्मान में दावत बनाए। वह चाहती थी कि वह उस कमीने को बेरहमी से मना कर दे, लेकिन उसका बेटा बस हंसा और मान गया, जो उसे बहुत आसानी से पसंद नहीं आया। साफ है, उसके टीचर उसे फेल कर रहे थे। सिरसी की नजरें सख्त हो गईं, उसकी उंगलियां उसकी बाह पर थोड़ी और कस गईं। उसे खुद उसे सिखाना होगा कि राजा होने का असली मतलब क्या होता है। कोई राजा सिर्फ इसलिए नहीं झुकता क्योंकि उससे कहा गया था, चाहे उसके सामने कोई भी खड़ा हो, चाहे वह गटर में पैदा हुआ कमीना हो या कोई ऊंचे खानदान का राजा। लेकिन अभी के लिए वह चुप रही क्योंकि नौकर भाग दौड़ कर रहे थे, म्यूजिशियन बुलाए जा रहे थे और बड़ा हॉल राजकुमार की अपनी शानदार रचनाओं की दिव्य खुशबू से भर गया था जो पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई थीं। वह रॉबर्ट के बगल में मंच पर बैठी थी, उसके हाथ में आर्बर रेड का प्याला लगभग वैसा ही था। उसकी नजर अपने बेटे से कभी नहीं हटी। उसके प्यारे राजकुमार को रॉबर्ट और स्मॉल काउंसिल ने भीड़ में घुलने मिलने के लिए मजबूर किया, जिन्होंने अपने होने वाले लोगों को बेहतर तरीके से जानने का कोई बेकार सा बहाना दिया। वह उसे जमा हुए लॉर्ड्स और लेडीज के बीच से ऐसे गुजरते हुए देख रही थी जैसे वह उन पर राज करने के लिए ही पैदा हुआ हो। हर एक्सप्रेशन सुंदर, हर हाव भाव सुंदर। उसकी दिव्य आंखें लाल रेशम के पीछे छिपी थीं, लेकिन हर कोई जानता था कि राजकुमार को अपाहिज नहीं समझना चाहिए। वे उसे हैरानी और डर से घूर रहे थे, अपने होने वाले राजा से ऐसे बात कर रहे थे जैसे उसके आसपास की हवा ही पवित्र हो। ऐसा लग रहा था कि उसके बेटे की देवताओं से मुलाकात की खबर पहले ही फैल चुकी थी। सिरसी यह सब सिकुड़ी हुई आंखों से देख रही थी और इस दौरान वह जल रही थी, सिर्फ रॉबर्ट और काउंसिल पर गुस्से से नहीं। उसे देखते हुए उसके शरीर में कुछ और गहरा लिपट गया। जिस तरह से टॉर्च की रोशनी ने उसके बालों की काली लहरों को पकड़ा, उसने उसके सुंदर चेहरे को और उभार दिया। हॉल में हर कोई उसके चारों ओर ऐसे घूम रहा था जैसे पतंगे पवित्र लौ के पीछे। उसे सिर्फ माँ का प्यार महसूस होना चाहिए था, पवित्र, निस्वार्थ और साफ। इसके बजाय उसकी जांघों के बीच जमा हो रही चिकनी गर्मी ने एक और भी पापी सच फुसफुसाया। सिरसी की अपने प्याले के तने पर पकड़ तब तक मजबूत होती गई जब तक कि नाजुक क्रिस्टल टूटने का खतरा नहीं हो गया। आर्बर रेड एक बार छलक गया, एक लाल बूंद किनारे से गिरकर उसकी उंगलियों पर लग गई। उसने ध्यान नहीं दिया, उसकी आंखें अपने बेटे पर टिकी रहीं। वह एक छोटे राजा की कही किसी बात पर हंसा। उसकी राय में एक राजकुमार के लिए यह मजाक बहुत भद्दा था। आवाज गहरी और गर्म थी, जो संगीत और प्लेटों की खटखट तक पहुंच रही थी। उसकी आंखों पर बंधी लाल पट्टी उसे एक रहस्य का एहसास दे रही थी,
इससे ऐसा लग रहा था कि कोई भी कभी भी सही मायने में यह नहीं बता सकता था कि उसका ध्यान कहाँ है या वह उसके नीचे असल में क्या देख रहा है। और इसने उसके पहले से ही सुंदर चेहरे को पूर्णता से उजागर किया। उसकी जबड़े की तेज रेखा, उसके होठों की सहज वक्रता और उसके हर विशेषता में उकेरे गए आत्मविश्वास पर आंख खींची। कुलीन महिलाएं और महिला सेवक, कमबख्त वेश्याएं, उसके बेटे को खुली और छिपी इच्छा के साथ देख रही थीं। उनकी आंखें उसके बेटे पर बहुत देर तक टिकी रहीं, इससे पहले कि उन्हें अपनी जगह याद आती। जब वे दूर मुड़ी तो उनके गाल गर्म हो रहे थे। पुरुषों ने खुद को लड़खड़ाते हुए पाया, अनिश्चित थे कि क्या उनका अध्ययन किया जा रहा है, न्याय किया जा रहा है या केवल सहन किया जा रहा है। कुछ ने उसकी निगाह से पूरी तरह से परहेज किया, जैसे कि वे छिपी हुई आंखें अभी भी उन्हें सीधे भेद सकती हैं, चुपचाप उनकी कीमत का आकलन कर रही हैं। जबकि अन्य ने झूठी बहादुरी के साथ अपने डर को दूर करने की कोशिश की। उसने देखा कि एक घर की एक युवती, जिसकी वह परवाह नहीं करती थी, ने बहुत गहराई से प्रणाम किया और लगभग ठोकर खा गई क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह से राजकुमार के होठों पर केंद्रित थीं। उसने लड़की को अनपेक्षित कोमल शिष्टाचार के साथ अपना हाथ दिया, उसे उठने में मदद की जैसे कि वह बेहतरीन कांच की बनी हो। लड़की की उंगलियां उसके हाथों में कांप रही थीं, गाल एक हताश वेश्या की गर्मी से लाल हो रहे थे। इससे पहले कि वह लड़खड़ाने का नाटक करती, बेशर्मी से खुद को राजकुमार की बाहों में दबा लेती। जैसे ही सेर्सी ने अपने हाथों में कप को मेज पर पटक दिया, उसके पेट में कुछ भयानक और गर्म चीज उठी। मेरा विचार अनपेक्षित रूप से उभरा, वैलेरियन स्टील की तरह तेज। वह मेरा है। वह उस छोटी कुतिया को फाड़ने जा रही थी। उसका बेटा राजा की तरफ मुड़ा, आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद, और उसे रॉबर्ट बिना किसी मुश्किल के मिल गया। उसने कुतिया को छोड़ा और कॉन्फिडेंस से उनकी तरफ बढ़ा। जब वह उनके पास पहुंचा, तो उसने सबसे पहले उसे झुककर प्रणाम किया, हमेशा पहले उसे और फिर अपना सिर राजा की तरफ झुकाया। पापा। माँ, उसकी आवाज स्टील पर मखमल जैसी धीमी थी। उम्मीद है दावत तुम्हें पसंद आएगी। रॉबर्ट जोर से हंसते हुए टेबल पर हाथ पटकने लगा। ऐसे सीधे सवाल मत पूछो बेटा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी बनाई कोई भी दावत देवताओं की ऊंची मेज के लायक होगी। अब तारीफें ढूंढना बंद करो और अपने बूढ़े पिता के साथ ड्रिंक करो। उसने उसे एक कप दिया जिसमें वह ड्रिंक भरी थी जो उनके बेटे ने आज रात की दावत के लिए बनाई थी। उसका चेहरा पहले से ही कुछ कप पीने से लाल हो गया था, जिसे उनका बेटा फायर व्हिस्की कहता था। यह जल्दी ही रॉबर्ट की पसंदीदा ड्रिंक्स में से एक बन गई थी, और उसने यह पक्का किया कि सबको पता चल जाए क्योंकि वह इसे जोर से चिल्ला रहा था ताकि पूरा राज सुन सके। उन देवताओं के लिए जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, रॉबर्ट ने खुशी से कहा, और बाकी सभी ने भी तुरंत उसका अभिवादन किया। और मेरे बेटे के लिए जिसने यह सब संभव बनाया। सिरसी के होंठ मुस्कुराहट में बदल गए जब उसका बेटा उसकी ओर मुड़ा और अपना प्याला उठाया। जयकार कर रहे हॉल की ओर नहीं, रॉबर्ट के टोस्ट की ओर नहीं, बल्कि उसकी ओर। कप उठाए गए और शब्द खुशी से जयकारे लगाए गए। टोस्ट बड़े हॉल में गरज की तरह गूंज उठा। एक कर्कश लहर में 100 आवाजें उठीं। देवताओं के लिए, राजकुमार के लिए। राजकुमार ने प्याला अपने होठों तक उठाया और गहराई से पी लिया। फायर व्हिस्की टॉर्च की रोशनी में पिघले हुए एम्बर की तरह चमक रही थी। उसके मुंह के कोने से एक छोटी सी धारा निकली जो उसकी ठुड्डी से नीचे एक धीमी चमकदार राह बनाती हुई उसके मजबूत गले पर टपकी। है भगवान, यह नजारा! उसकी परफेक्ट स्किन पर लापरवाही से लिक्विड का गिरना, निगलते समय उसका गला जिस तरह काम कर रहा था, विस्की की हल्की चमक के नीचे उसके एडम्स एप्पल का हल्का सा हिलना। उसके दिमाग ने उस इमेज को कुछ ज्यादा डार्क, कहीं ज्यादा मना बना दिया।
उसने सोचा कि वह यहीं नीचे जा रहा है, रॉबर्ट, और पूरे हॉल के सामने, और अपनी जीभ उसकी जांघ पर घुमा रहा है, उसकी लीक होती पुसी के निशान को, और ऊपर, जब तक वह उसके पास न पहुंच जाए। इस ख्याल से उसका दिल जोर से सिकुड़ गया, उसके निचले शरीर में चिकनी गर्मी की एक नई लहर दौड़ गई। वह सिंहासन पर करवट बदली, धड़कते दर्द को कम करने की बेकार कोशिश में अपनी स्कर्ट के नीचे अपने पैरों को एक साथ दबाया। इससे यह और भी बुरा हो गया। उसके छोटे कपड़ों का सिल्क पहले ही खराब हो चुका था, उसकी सूजी हुई सिलवटों से गीला चिपका हुआ था, और हर छोटी सी हरकत से उसकी रीढ़ की हड्डी में शर्मनाक खुशी की चिंगारी दौड़ जाती थी। वह उसका था, उसका खून, उसकी रचना, उसका भावी राजा, सुंदर और शक्तिशाली और देवताओं की कृपा से चमकता हुआ। हॉल में किसी भी शरारती छोटी वेश्या को उसे उस तरह देखने का कोई अधिकार नहीं था जैसा वे देखते थे। किसी को भी उसे चखने, उसे छूने, उस शानदार शरीर के वजन को महसूस करने का अधिकार नहीं था जो उन्हें रेशम की चादर या ठंडे पत्थर में दबा रहा था। केवल उसे। गंदी कल्पना उसके दिमाग में और कस गई। वह आज रात उसके सामने घुटनों के बल बैठा होगा, आंखों पर पट्टी अभी भी बंधी होगी, उसके हाथ उसकी जांघों को चौड़ा कर रहे होंगे, जबकि उसकी जीभ गर्म और भूखी उसकी चिकनी परतों के बीच घुसी होगी, उसकी योनि की हर बूंद को उसी तरह चाटेगी जैसे वह अभी व्हिस्की पी रहा था। वह अपनी उंगलियां उसके घने काले बालों में उलझाएगी और उसके चेहरे पर तब तक सवारी करेगी जब तक वह टूट न जाए, जब तक वह हांफने न लगे और उसके सार में भीग न जाए। उसने खुद को धीरे धीरे सांस छोड़ने के लिए मजबूर किया। उसकी पकड़ में प्याला थोड़ा कांप रहा था। जब उसने कप नीचे किया तो एक और बूंद जिद से उसके होंठ से चिपक गई। बिना सोचे समझे उसने उसे अपनी जीभ की नोक से पोंछ दिया। उस कैजुअल सेंसुअल हरकत ने उसे लगभग खत्म कर दिया। जैसे ही ताज़ी नमी उसकी जांघों पर लगी, उसने अपने होंठ और जोर से काट लिए। उसके निप्पल उसके गाउन के अंदर दर्द से कड़क हो गए, उन्हें मजा आने लगा। उसके बेटे का सिर थोड़ा उसकी तरफ झुका, भौहें चढ़ाए, जैसे वह सिल्क के आर पार उसकी घूरती नजरों का वजन महसूस कर सकता हो। माँ, आपने अभी तक अपनी वाइन को हाथ भी नहीं लगाया है। कुछ गड़बड़ है? उसने अपने पिता की तरफ सिर हिलाते हुए पूछा, जो अब दोनों हाथों में रंडियों को लेकर जा रहे थे। उसकी आवाज में चिंता असली थी, हमेशा से थी। इससे उसकी जांघों के बीच की गर्मी और भी तेज और जोर से धड़कने लगी। उसने उन मजबूत सुंदर हाथों की कल्पना की, ऐसे हाथ जिन्होंने अचानक से चीजों को बुला लिया था। टेबल के नीचे, उसकी स्कर्ट के नीचे, उस चिकने दर्दनाक दर्द को दबाते हुए। वह बस इतना आगे झुकी कि उसके गाउन की नेकलाइन से उसे एक जानबूझकर नजारा दिखा। यह इशारा किसी और चीज से ज्यादा उसकी अपनी खुशी के लिए था। एक माँ का दिल कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज शहद जैसी मीठी थी। हालांकि मैं चाहूंगी कि मेरा बेटा आज रात मेरे साथ रहे, बजाय इसके कि वह दुनिया के हर लालची राजा और शरारती लड़की की मेजबानी करे। कुछ झलक मजा समझ? उसके होठों पर कुछ ऐसा आया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़कर अपने मुंह पर ले आया। उसने उसकी उंगलियों पर जो किस किया वह पवित्र, इज्जतदार था। और एक धड़कन ज्यादा देर तक रहा। अगर तुम यही चाहती हो माँ, उसने उसकी स्किन पर धीरे से कहा, इतनी धीमी आवाज में कि सिर्फ वही सुन सकती थी। मैं कौन होता हूँ रानी को मना करने वाला? इन शब्दों ने सीधे उसके दिल में एक सच्ची शर्मनाक जरूरत का झटका दिया। एक पल के लिए उसने उसे दावत से खींचकर रॉबर्ट की शराबी जयकारों और परिषद की चौकस निगाहों से दूर किसी छायादार आले के ठंडे पत्थर पर उसे दबाते हुए और वह दावा करते हुए कल्पना की जो कोई और कभी नहीं कर सकता था।
इसके बजाय उसने केवल एक बार उसकी उंगलियों को दबाया, इतनी जोर से कि यह पता चल सके कि वह उसे जाने देने के लिए कितनी अनिच्छुक थी। नहीं, यह ठीक है मेरा प्यार, मज्जा आने से पहले मुझे वास्तव में कुछ करना है, उसने कहा, अपनी इच्छाओं के आगे झुकने से पहले स्पष्ट अनिच्छा के साथ उसे छोड़ दिया। क्या तुम्हें यकीन है? उसने उससे पूछा। उसके चुंबन योग्य होंठ और भी अधिक चुंबन योग्य भौहों में बदल रहे थे। ओह, वह उसके लिए यह कितना मुश्किल बना रहा था। उसकी भौहों के बीच वह छोटी सी सिलवट, उन भरे हुए मोहक होठों का हल्का सा नीचे की ओर झुकना, यह उसके संकल्प को तोड़ने के लिए लगभग पर्याप्त था। सिरसी बस इतना चाहती थी कि वह आगे बढ़े, अपने अंगूठे से उसकी चिंता दूर करे, फिर उसे नीचे खींचे और अपना मुंह उसके मुंह से तब तक सटाए जब तक उसकी त्योरियां एक जरूरत भरी आह में न बदल जाए। उसने सोचा कि वह उस परफेक्ट मुंह को चाटेगी, उसकी जीभ पर फायर व्हिस्की की जलन का स्वाद लेगी, जबकि वह अपना हाथ उसकी पैंट के सामने से नीचे ले जाकर उस मोटी, सख्त होती हुई लंबाई को लपेटेगी जिसके बारे में उसे पता था कि वह उसका इंतजार कर रही है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपना एक्सप्रेशन शांत रखा, हालांकि उसकी जांघों के बीच की चिकनी गर्मी इस ख्याल से ही नई तेजी से धड़क रही थी। उसका प्यारा राजकुमार, हमेशा इतना ख्याल रखने वाला, हमेशा उसके आराम का इतना ध्यान रखने वाला। इससे उसके पेट में गहरी भूख और भी कस गई। सिरसी झुकी, उसकी आवाज धीमी और मखमली सी मुलायम थी, जो सिर्फ उसके कानों के लिए थी। हाँ मेरे प्यारे लड़के, मुझे पूरा यकीन है। उसकी उंगलियां उसके गाल को छू गईं, बस इतनी देर तक रुकीं कि उसके छूने से उसकी नब्ज तेज महसूस हो सके। वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, फिर अपना सिर हिलाया और फर्श पर लौट गया, जहां प्रशंसकों की भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। सरसी उसे जाते हुए देख रही थी, उसके लबादे का लहराना, उसकी पीठ की सीधी रेखा, जिस तरह से हॉल में हर आंख भूखी श्रद्धा से उसका पीछा कर रही थी। रानी ने आखिरकार अपना प्याला उठाया और एक लंबे घूंट में उसे खाली कर दिया। शराब उसके गले से नीचे तरल आग की तरह सुखद ढंग से जल रही थी। उसे अपने बेटे को कल जो उपहार देना था, उसके लिए उसे जेमी की मदद की जरूरत थी, और कुछ अन्य अधिक सुखद मदद भी। भोर के पहले संकेत के आकाश को छूने से बहुत पहले ही वह जाग गया था। रेड कीप अभी भी उसके चारों ओर सो रहा था। गलियारे शांत थे। नौकरों के अपने शुरुआती कर्तव्यों को शुरू करने के दुर्लभ नरम कदमों को छोड़कर प्रत्येक प्लेट, प्रत्येक जोड़, प्रत्येक प्रबलित सीम को गर्मी, समय और सामग्री परिवर्तन को बिल्कुल सही करने के लिए खाना पकाने के विशेषज्ञ के अत्यधिक ध्यान और बार बार अनुप्रयोगों की आवश्यकता थी। कोई भी नियमित लोहार कभी भी उसके द्वारा बनाए गए चीजों की नकल करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। परिणाम कुछ ऐसा होता था कि कवच पहनने पर उसके खिलाफ अधिकांश हथियार बेकार हो जाते। ब्लेड का उस पर उतना ही प्रभाव होता जितना एक तलवार का किसी पत्थर पर घूमने पर होता है। तीर और बोल्ट को जोड़ों और छज्जा पर संकीर्ण, जानबूझकर किए गए स्लिट्स के अलावा कोई खरीद नहीं मिलेगी, स्लिट्स जिन्हें उसने जानबूझकर युद्ध की स्थितियों के तहत शोषण करना मुश्किल बना दिया था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह जितना होना चाहिए था उससे हल्का था। कल्पना कीजिए कि एक टैंक सीधे आपकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है, एक तलवार के साथ, लेकिन सुरक्षा इसका केवल आधा उद्देश्य था। उसका अपना शरीर दबाव के अत्यधिक होने से पहले एक बार में केवल 5 फ्लेक्स ही सुरक्षित रूप से धारण कर सकता था। हालांकि कवच एक बाहरी बैटरी की तरह काम करता था। यह कम से कम 20 को आसानी से संग्रहित कर सकता था, जिससे वह जब चाहे खुद को जलाए बिना उनका उपयोग कर सकता था, लेकिन इसे फिर से भरना 1.5 गुना मुश्किल था। हालांकि कवच संपूर्ण नहीं था।
कुंदबल आघात अभी भी कवच के अंदर की हड्डियों को कुचल सकता था। पर्याप्त केंद्रित शक्ति या स्लिट्स के माध्यम से एक भाग्यशाली प्रहार उसे चोट पहुंचा सकता था या मार भी सकता था। इससे उसे मारना काफी कठिन हो गया था, और यही बात थी। उसने अपनी उंगलियों को अंतिम सीम के साथ फिराया, छाती की प्लेट के पास फ्लेक्स जलाशय में एक अंतिम सूक्ष्म समायोजन करते हुए। कुछ अभी भी महसूस हुआ। कमी, एक विवरण जिसका वह ठीक से नाम नहीं ले सका। उसने भौहें चढ़ाई, दरवाजा खुला और सिरसी अंदर आई। उसने एक गहरे रंग का रोब पहना हुआ था। उसके सुनहरे बाल खुले हुए थे और थोड़े बिखरे हुए थे, जैसे वह सोई ही न हो। माँ, उसने गर्मजोशी से कहा। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। आप जल्दी उठ गईं। कल रात उसने सिरसी पर जो रंग देखे वे काफी चिंताजनक थे, क्योंकि वे एक पल में चमकीले, खुशनुमा रंगों से गहरे गहरे काले रंग में बदल रहे थे। लेकिन अब उसे अपने चारों ओर एक शांत आभा के साथ देखकर उसे आराम मिला। उसने भी मुस्कुराहट का जवाब दिया, लेकिन उसमें एक उदासी थी जिसने उसके सीने को जकड़ लिया। उसने उसे देखते हुए एक उलझन भरी भौं उठाई। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे छिपे हुए थे, कुछ छिपा रहे थे। मैं सो नहीं सकी, उसने माना। उसकी आवाज भारी थी। जब मुझे पता है कि मेरा प्यारा बेटा कल युद्ध के लिए जा रहा है तो नहीं। खैर, अगर यह डिक में लात नहीं थी। सिरसी करीब आई। उसकी आंखें स्टैंड पर आधे अधूरे कवच को देख रही थीं, फिर उसके पास लौट आई। मुझे यह नहीं चाहिए था, उसने कहा। गुस्सा बढ़ने के साथ उसकी उदासी और गहरी होती गई। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम वहां अपनी जान जोखिम में डालो। अगर मेरी चलती तो तुम हमेशा के लिए यहीं रहते, सुरक्षित मेरे पास, जहां कोई तुम्हें छू नहीं सकता था। मैं भगवान को कोसती हूँ कि उन्होंने यह मांगा, और मैं तुम्हारे पिता को कोसती हूँ कि वे तुम्हें इसमें घसीटने के लिए इतने उतावले थे। वह अंदर ही अंदर उस गुस्से से लाल हो गया जो अब उसे घेरे हुए था। उसे पता नहीं था कि भगवान की मांग उसका अपना सोची समझी झूठी बात थी। गिल्ट थोड़ी देर के लिए उलझा, लेकिन उसने उसे दबा दिया। प्लैटिनम टिकट इसके लायक था। यहाँ वह अपनी इस नई पुरानी जिंदगी में दुनिया की सबसे प्यारी माँ के साथ है, और वह उसके साथ ऐसा बर्ताव करता है सिर्फ ज्यादा पावर के लिए उससे, और सबसे झूठ बोलकर। यार, वह एक बहुत बुरा बेटा था। वह बाद में उसकी भरपाई कर देगा। इससे पहले कि वह उसे दिलासा देने के लिए सही शब्द ढूंढ पाता, सिरसी ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। उनमें एक सुंदर लाल रंग का केप था जो अच्छे से रंगा हुआ था, और गर्दन और कंधों पर शानदार सुनहरे फर से किनारे लगे थे। कपड़ा बहुत ही मुलायम लग रहा था। सिलाई बहुत अच्छी और सोच समझकर की गई थी, जैसे लगन और देखभाल से बनाई गई हो। मैंने यह तुम्हारे लिए बनाया है, उसकी माँ ने धीरे से कहा। उसकी थकी हुई आंखें उदास होकर केप को घूर रही थीं। एक गिफ्ट, ताकि जब तुम दूर रहो तो मुझे याद रखो। मेरी माँ ने मेरे पिता के लिए भी ऐसा ही किया था जब वे युद्ध के लिए गए थे। मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ कुछ रख सको। राजकुमार ने केप को देखा, सच में इम्प्रेस हुआ और थोड़ा बहुत इमोशनल भी। यह सोचकर कि उसने पूरी रात जागकर उसके लिए यह बनाया है, हर सिलाई में अपनी चिंता और प्यार डाला है, उसे उम्मीद से ज्यादा गहरा सदमा लगा। उसकी आंखें नम हो गईं, और बिना कुछ कहे वह आगे बढ़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। सरसी आधे सेकंड के लिए हैरानी से अकड़ गई, फिर पिघलकर उसके पास आ गई, अपनी बाहें उसके मस्कुलर शरीर के चारों ओर कसकर लपेट लीं और उसे अपने पास खींच लिया। थैंक यू मदर, उसने शुक्रिया अदा करते हुए उसे धन्यवाद दिया। उसके शब्द शुक्रिया से भरे हुए थे। यह एकदम सही है। मैं इसे गर्व से पहनूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ।
उसने अपना सिर हिलाया। उसकी पन्ने जैसी आंखें उसे घूर रही थीं। वादा करो तुम मेरे पास वापस आओगे, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज सर्दियों की टहनी से चिपके आखिरी पत्ते की तरह कांप रही थी। काफी देर तक उनमें से कोई भी नहीं बोला। शांत भट्टी में सिर्फ धीमी आग की चटकने की आवाज आ रही थी। राजकुमार ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उस एहसास को याद कर लिया। मैं वादा करता हूं। काफी देर तक वे शांत भट्टी में एक दूसरे को पकड़े रहे। सिर्फ धीमी आग की हल्की चटकने की आवाज और जागते हुए रेड कीट की हल्की दूर से आने वाली आवाज सुनाई दे रही थी। सरसी ने आखिरी बार उसे अपनी बाहों में कस लिया, फिर बेमन से पीछे हट गई। उसकी उंगलियां उसकी छाती के चौड़े हिस्से पर ऐसे टिकी रहीं जैसे उसकी पतली ट्यूनिक के जरिए उसकी गर्माहट को याद कर रही हों। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपनी आंखें पोंछीं, एक रानी की तरह खुद को संभाला। मैं तुम्हें अपना आर्मर पहनने में मदद करूंगी, उसने कहा। उसकी आवाज अब ज्यादा स्थिर थी, हालांकि अभी भी इमोशन से भरी हुई थी। एक राजा को युद्ध से पहले अकेले हथियार नहीं पहनने चाहिए। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया, आर्मर स्टैंड की ओर वापस चला गया। सावधानी से, सम्मान के साथ उसने वह सूट पहनना शुरू किया जिसे उसने इतनी रातों तक बिना सोए मेहनत करके बनाया था। सरसी चुपचाप देखती रही जब उसने टाई बांधी। उसकी नजर उसके कंधों की साफ लाइनों और उसकी कमर की पतली लाइन पर थी। भगवान, उसका बेटा एकदम सही था। वह बिना पूछे आगे बढ़ी। उसके हाथ सुंदर और अनुभवी थे, जैसे उसने यह पहले कई बार किया हो। जैसे जैसे वह काम कर रही थी, उसकी उंगलियां उसके साइड में रगड़ रही थीं, शायद उसके पेट की सख्त लकीरों पर जरूरत से ज्यादा देर तक टिकी रहीं। तुमने इसे खुद बनाया है, उसने लगभग खुद से ही धीरे से कहा, जब उसने उसके कंधों पर पाल्ड्रॉन बांधे। 7 राज्यों में कोई भी लोहार इतना परफेक्ट कुछ नहीं बना सकता था। आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण वह हल्का सा मुस्कुराया। उसे अपने बनाए कवच पर बहुत गर्व था। उसने काम खत्म किया और वह अब पूरी तरह से कवच पहने खड़ा था। गहरे स्टील का एक रूप, हर इंच वह भगवान का आशीर्वाद पाने वाला राजकुमार था जिसके बारे में राज्य फुसफुसाता था। सूट ने उसे और भी चौड़ा, ज्यादा रौबदार बना दिया था, जैसे शुद्ध मेटल से बना एक जिंदा सीज इंजन। सेर्सी उसे देखने के लिए पीछे हटी, उसकी सांस तेजी से अटक रही थी। टॉर्च की रोशनी पॉलिश की हुई सतहों पर नाच रही थी, बदलती हुई हाइलाइट्स डाल रही थी जिससे वह लगभग अवास्तविक, जीवन से बड़ा, अछूता, दिव्य लग रहा था। जब भी वह अपना वजन बदलता तो हल्के रून्स हल्की अंदरूनी रोशनी के साथ धड़कते, जो उसके अंदर जमा जबरदस्त ताकत का इशारा था। और फिर उसने वह गहरा लाल केप उठाया जो उसने उसे दिया था। बहुत ध्यान से उसने उस गहरे लाल कपड़े को अपने कंधों पर डाला। सुनहरे फर की किनारी उसके बख्तरबंद शरीर को खूबसूरती से फ्रेम कर रही थी। गहरा लाल रंग स्टील के साथ ताजे खून जैसा कंट्रास्ट कर रहा था। उसने अपने गले में क्लैस्प कस लिया और केप एक हल्की सरसराहट के साथ नीचे बैठ गया। उसकी पीठ पर युद्ध और शाही मेहरबानी के झंडे की तरह बह रहा था। वह धीरे से उसकी ओर मुड़ा और सेर्सी का दिल उसकी पसलियों से टकरा गया। वह घूरती रही, पूरी तरह से हैरान। उसकी पन्ने जैसी आंखें हैरानी, गर्व और उस गहरी, अधिकार जताने वाली भूख के मिक्सचर से चौड़ी हो गईं जिसे वह अब पूरी तरह से दबा नहीं सकती थी। उसके होंठ खुले, लेकिन पहले तो कोई शब्द नहीं निकला। उसे, उसके बेटे को, उसकी रचना को, उसके होने वाले राजा को, उस कवच में लिपटा हुआ जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था और उस लबादे में लिपटा हुआ जिसे पहनकर उसने अपनी रात भर जागकर बिताई थी। यह देखकर उसके फेफड़ों से सांसें चली गईं। भगवान की कसम, वह फुसफुसाई, और पास आते हुए उसका हाथ लगभग अपने आप उठ गया। उंगलियां ब्रेस्ट प्लेट के किनारे को छू रही थीं,
उसके नीचे उसके शरीर की गर्मी से गर्म हो रहे ठंडे मेटल को महसूस कर रही थीं। तुम तुम बहुत खूबसूरत हो मेरे प्यार। उसने ऊपर पतले वाइजर स्लिट की तरफ देखा, कल्पना की कि वे खूबसूरत दिव्य आंखें उसे उसमें से देख रही हैं। उसकी हथेली उसके दिल के ऊपर स्टील पर सपाट दबी हुई थी, उसकी मौजूदगी पर जमा किए गए जादू की हल्की धड़कन महसूस हो रही थी। उसके पेट के निचले हिस्से में गर्मी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई, उसकी जबरदस्त मौजूदगी से उसकी जांघों के बीच एक बार फिर चिकनी जरूरत जमा हो गई। यह एक इंतजार कर रहा राजा था, जो उसके प्यार और भक्ति में कवच और लबादा पहने हुए था। वह उसे वहीं भट्टी के फर्श पर घसीट कर ले जाना चाहती थी, हर प्लेट को तब तक छीलना चाहती थी जब तक वह उसकी त्वचा पर पसीने का स्वाद न ले सके और युद्ध द्वारा उसे ले जाने से पहले उसे अपना मान ले। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह अपने पैर की उंगलियों पर उठी और उसके हेलमेट की ठंडी धातु पर एक धीमा चुंबन दिया, ठीक जहां उसके होंठ होने चाहिए थे। मेरे पास वापस आओ, उसने स्टील पर सांस ली, उसकी आवाज अत्यधिक अधिकार से कांप रही थी। मेरे पास वापस आओ, और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम्हारी माँ कितनी गर्वित हो सकती है। वह एक पल के लिए चुपचाप वहां खड़ा रहा। दरवाजे से आने वाली हवा में लाल रंग का लबादा हल्का सा हिल रहा था। हर इंच बख्तरबंद राजा जिससे राज्य जल्द ही डरेगा और पूजा करेगा। उनके बीच वादा लटका हुआ था, किसी भी कवच से भारी, किसी भी चॉकलेट से सिरसी उदास कदमों से अपने कमरे की ओर चली गई। अपने बेटे को उसका तोहफा देने के बाद उसका हर कदम भारी और भारी लग रहा था। हे भगवान, वह और देर तक रुकना चाहती थी। वह उस शांत भट्टी में कैसे रुकना चाहती थी, उसे काम करते हुए देखना चाहती थी, उस स्टील को छूना चाहती थी जो अब उसकी रक्षा कर रहा था, उसकी खुशबू में सांस लेना चाहती थी। लेकिन उसने धीरे से उससे कहा था कि युद्ध पर जाने से पहले उसे अपना आखिरी प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अकेले रहने की जरूरत है। उसने कहा कि काम के लिए पूरी एकाग्रता की जरूरत है और कोई भी ध्यान भटकने से घंटों की मेहनत खराब हो सकती है। तो वह यहाँ थी, अभी भी सो रहे रेड कीट से वापस जा रही थी, जबकि सूरज उगना भी शुरू नहीं हुआ था। गलियारे सामान्य से ज्यादा ठंडे, खाली लग रहे थे, जैसे कि महल खुद आने वाले जाने का शोक मना रहा हो। जब वह अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंची, तो जिन दो गार्डों को उसने पहले निकाल दिया था, वे आदेश के अनुसार जा चुके थे। उसने एक छोटी चाबी से दरवाजा खोला, अंदर गई और अपने पीछे भारी ओक का दरवाजा एक हल्की क्लिक के साथ बंद कर दिया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसके बड़े बिस्तर की रेशमी चादरों के नीचे एक आकृति हिली, सिर्फ सुनहरे बालों का गुच्छा दिख रहा था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वह आकृति अकड़ गई, कपड़े के नीचे उसकी मांसपेशियां तनाव के एक झटके में कस गईं, और जब उसे पहचाना गया तो वह उतनी ही तेजी से ढीली पड़ गई। और जब चादर इतनी खिसकी कि उसका चेहरा दिखने लगा, तो ऐसा लगा जैसे वह शीशे में देख रही हो। दुनिया उसके दूसरे आधे हिस्से को जेमी लैनिस्टर के नाम से जानती थी, दुनिया के सबसे अच्छे तलवारबाजों में से एक, किंग्सलेयर, एक ऐसा नाम जो आज भी कवियों के गाए जाने वाले गानों में गूंजता था। लेकिन सिरसी और उनके पिता के लिए जेमी हमेशा जैना ही थी। एक राज जो इतना कसकर रखा गया था कि उन्हें पहुंचाने वाले मास्टर्स को भी चुपचाप हटा दिया गया था। जायना धीरे से उठी, चादर नीचे खिसकने से उसके नंगे शरीर के घने कर्व्स दिखने लगे, जो पिछली रात की उनकी मजेदार एक्टिविटीज से अभी भी गर्म और निशानदार थे। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? उसकी जुड़वा बहन ने आंखें मलते हुए पूछा। उसके भरे हुए ब्रेस्ट मूवमेंट के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे, ठंडी हवा में निप्पल पहले से ही टाइट हो रहे थे। जब वह मुस्कुराई तो उसके सुनहरे बाल एक कंधे पर लहरा रहे थे। पहले तो वह बहुत आकर्षक लग रही थी, उसके होठों का जाना पहचाना भूखा घुमाव जो हमेशा खुशी का वादा करता था।
फिर उसने सिरसी के उदास मूड पर ध्यान दिया और वह शरारती मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई। जायना बिना शर्म के बिस्तर से उठी, पूरी तरह से नंगी, दुनिया देख सके खूबसूरत हिप्स उस सहज ग्रेस के साथ हिल रहे थे जो सिर्फ उसके जीवन साथी में हो सकती है। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, जैना ने उसे अपने पास खींचा और उसके मुंह को एक गहरे लंबे किस में ले लिया। उसमें अपनी सारी गर्मी और प्यार उड़ेल दिया, अपनी बहन की आंखों पर छाए अंधेरे को दूर भगाने का पक्का इरादा किया। हम्म सिरसी ने अपनी जुड़वा बहन के होठों में धीरे से आह भरी। जैना की जीभ का जाना पहचाना स्वाद और गर्मी थोड़ा आराम दे रही थी। उनके शरीर एक दूसरे से सटे हुए थे। जैना के नंगे स्तन सिरसी के गाउन के सिल्क से रगड़ खा रहे थे। जब वे लड़खड़ाते हुए बिस्तर की ओर पीछे की ओर बढ़ी, हाथ पहले से ही लेस और क्लैस्प पर काम कर रहे थे। जब तक वे गद्दे पर गिरी, सिरसी अपनी जुड़वा बहन की तरह ही नंगी हो गई थी। गाउन और छोटे कपड़े फर्श पर लापरवाही से फेंक दिए गए थे। उसकी बहन के मुंह से उसकी गर्दन से नीचे, कॉलरबोन से होते हुए उसके पेट तक गर्म खुले किस की झड़ी लग गई और नीचे की ओर साफ गंदे इरादे से। लेकिन जब जैना के होंठ सिरसी की गीली दर्द करती पुसी के ठीक ऊपर की मुलायम स्किन तक पहुंचे और उसकी जांघों को अलग करने लगे, तो सिरसी ने उसे रोक दिया। रुको, उसने सांस लेते हुए कहा, आवाज भारी और उत्तेजना से भरी हुई थी। जैना रुकी, उसका सुनहरा सिर सिरसी की टांगों के बीच से उठा। जब उसने ऊपर देखा तो उसके खूबसूरत चेहरे पर उलझन छा गई। हरी आंखें अपनी बहन को ढूंढ रही थीं। क्या हुआ? जैना ने धीरे से पूछा। उसका एक हाथ अभी भी सिरसी की जांघ के अंदर वाले हिस्से पर था। तुम भीग गई हो प्यारी बहन, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। सिरसी हिचकिचाई, सीना टाइट था। शब्द निकलने से पहले वह एक पल के लिए छत को देखती रही। मैं अभी अभी अपने बेटे को विदाई का तोहफा देकर लौटी हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी बहन का पूरा ध्यान अपनी ओर खींचते हुए। वह तोहफा जिस पर हमने कल रात साथ मिलकर काम किया था। हालांकि वह उसके जितना करीब नहीं थी, लेकिन असल में कोई नहीं था। जैना रॉबर्ट से कहीं ज्यादा उसके करीब थी और एक बेहतर पिता भी। आखिरकार सिरसी ने उसे ही अपने बेटे का नाम रखने दिया। जैना की आंखों में समझ आ गई। वह नीचे जाने के बजाय सिरसी के शरीर पर ऊपर की ओर रेंगती हुई उस पर बैठ गई और खुद को उसके करीब खींच लिया। जैना के स्तन उसके स्तनों से दबने पर गर्म, नंगी त्वचा एक दूसरे से दब गई। एक हाथ धीरे से सिरसी के गाल को सहला रहा था। मैं समझ गई, जैना ने धीरे से कहा, अपनी बहन के होठों पर एक हल्का सा किस करते हुए। इसीलिए तुम रेड कीप को जलाने के लिए तैयार लग रही थीं। सिरसी ने कांपती हुई सांस ली और अपनी जुड़वा बहन के शरीर के आराम में झुक गई। उसकी जांघों के बीच गर्मी अभी भी धड़क रही थी, लेकिन डर और खौफ के भारी बोझ के नीचे उत्तेजना की तेज धार फीकी पड़ गई थी। वह यह साइड कभी किसी को नहीं दिखाएगी, लेकिन उसकी बहन अकेली एक्सेप्शन थी और शायद एक दिन उसका बेटा भी। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती, सिरसी ने माना। उसकी आवाज भर्रा गई जब उसकी बहन उसे दिलासा दे रही थी। हमारा परफेक्ट लड़का जंग के लिए जा रहा है। रॉबर्ट और वे बेवकूफ आदमी जिन्हें वह काउंसिलमैन कहता है और खुद भगवान उसे आयरनबॉर्न जंगली लोगों और उनके मॉन्स्टर के खिलाफ जंग में भेजना चाहते हैं, जिसे उनके तथाकथित भगवान ने उन्हें दिया है। मैं उसे यहीं अपने पास सेफ और जिंदा रखना चाहती थी। जैना की उंगलियां सिरसी के बालों में हल्के हल्के सहलाती रहीं। उसकी आईने में उसकी परछाई उसे शांत समझ के साथ घूर रही थी। उसकी आंखें ज्ञान और चिंता से भरी हुई थीं। मुझे पता है, जैना ने धीरे से फुसफुसाया। वह मेरा बेटा भी उतना ही है जितना तुम्हारा, लेकिन उसे किसी वजह से ब्लेस्ड प्रिंस कहा जाता है, प्यारी बहन।
उसका अंगूठा हल्के से सिरसी के मुलायम गाल पर छू गया। तुम और मैं यह किसी से भी बेहतर जानते हो वह जो असंभव चमत्कार कर रहा है। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि वह मेरे सामने अपनी बात रख सकता है। एक बेचारा आयरनबॉर्न हमारे बेटे के सामने टिक नहीं पाएगा। वह रुकी क्योंकि उसकी आवाज अब मजबूती और पक्के यकीन से भरी थी। और अगर सबसे बुरा हुआ तो मैं उसे बचाने के लिए वहां रहूंगी। सिरसी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना चेहरा जैना की गर्दन के गर्म घुमाव में दबाते हुए अपनी जुड़वा बहन की जानी पहचानी खुशबू को सूंघ रही थी। मुझे पता है, वह धीमी आवाज में बोली, लेकिन मुझे अब भी इसके हर पल से नफरत है। जैना ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उनके नंगे शरीर भोर की धुंधली रोशनी में एक दूसरे से उलझे हुए थे। मुस्कुरा रही थी क्योंकि उत्तेजना एक बार फिर से हावी होने लगी थी। तो फिर मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हें भूलने में मदद करने दो, उसने धीरे से कहा, होंठ पापी तरीके से सिरसी के कान को छू रहे थे। जब तक सूरज नहीं निकलता और दुनिया हमें दूर ले जाने की कोशिश नहीं करती। सिरसी ने शब्दों में जवाब नहीं दिया। उसने बस जैना को अपने करीब खींच लिया, एक गहरे चुंबन के लिए, केवल उस आराम की तलाश में जो उसने खुद को दिया था। अपने दूसरे आधे के स्पर्श, अपने दूसरे आधे के शरीर, एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में उसे समझता था। उसने अपना सिर तकिए पर टिका लिया। एक धीमी गले से कराह उसके होठों से निकल गई जब जैना एक बार फिर उसके पैरों के बीच खिसक गई। उसकी बहन की गर्म सांसें उसकी टपकती योनि पर केवल एक दिल की धड़कन के लिए भूत की तरह उठीं, इससे पहले कि उसकी प्रतिभाशाली जीभ काम करे, धीमी, जानबूझकर और विनाशकारी रूप से कुशल, क्योंकि उसने उसके सभी मीठे स्थानों को मारा। सिरसी के कूल्हे अनैच्छिक रूप से हिल गए। उंगलियां जैना के सुनहरे बालों में कसकर उलझ गईं क्योंकि आनंद उसके माध्यम से गर्म स्पंदित लहरों में उमड़ पड़ा। भगवान! जैना वह सख्त जरूरत से कांपते हुए भारी आवाज में बोली। क्या उस बंदे ने किंग्सगार्ड बनने पर कसम नहीं खाई थी कि सेक्स नहीं करेंगे? खैर, जब तक वह किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा था, उसे लगा कि सब ठीक है। उसे वैसे भी उस खास कसम की कोई परवाह नहीं थी जब तक दूसरी कस्में मानी जाती थीं। इसके अलावा उसके अंकल ऐसे दिखते थे जैसे उन्हें सालों से सेक्स की सख्त जरूरत थी। जब भी वे लड़ते थे तो वह उन्हें घूरते हुए देखते थे। वह घूरना हमेशा और तेज लगता था जब कब क्या ठीक ठीक। लड़के ने भौहें चढ़ाई, पैटर्न समझने की कोशिश करते हुए। ऐसा हर सेशन में नहीं होता था। कभी कभी जैमी फोकस्ड, इंटेंस, परफेक्ट स्वॉर्ड मास्टर होता था। दूसरी बार, खासकर कड़ी ट्रेनिंग के गर्म दिनों में, उसकी नजरें कुछ ज्यादा गहरी, लगभग भूखी हो जाती थीं। जैसे वह दुनिया से नाराज हो, या शायद बस इस बात से नाराज हो कि जो कुछ भी उसे परेशान कर रहा था उसके बारे में वह कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, शायद कुछ भी नहीं था। आज आपका मूड अच्छा है, अंकल? रात को अच्छी नींद आई? जैमी ने उसे तिरछी नजर से देखा। एक भौं उस खास लैनिस्टर तरीके से उठी जैसे उसकी मां करती थी। उसके मुंह का कोना फड़क गया, पूरी तरह से मुस्कान नहीं, लेकिन काफी करीब। कुछ ऐसा ही, खैर, यह निश्चित रूप से उसकी तरफ से बहुत घमंड था। उसके अंकल की गर्दन के बेस पर वह हल्की सी लाली, जिस तरह से उसका पोस्चर ज्यादा ढीला, ज्यादा संतुष्ट लग रहा था। हाँ, उसे निश्चित रूप से सेक्स मिला। शायद किसी उच्च कुल की महिला ने जो राज रखना जानती हो, या शायद उन नौकरों में से किसी ने जो महीनों से उस पर नजर रख रहा था। जो भी हो, उसके लिए अच्छा था। उस आदमी के कंधों पर पहले से ही काफी बोझ था और उसने ब्रह्मचर्य का बोझ भी नहीं बढ़ाया था। उसकी समझ से परे था कि लोग उसके चाचा को एक पागल राजा को मारने के लिए क्यों अपमानित करते हैं,
यह वास्तव में मध्ययुगीन सोच थी। आप उस आदमी की निंदा क्यों करेंगे जिसने एक ऐसे दुष्ट तानाशाह का अंत किया था जो निर्दोष लोगों को जिंदा जला रहा था? फिर भी वह उसका थोड़ा मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं सका। तुम्हें जो भी वह करना है वह अधिक बार करना चाहिए। जब तुम अभ्यास के दौरान अपनी आंखों से मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे होते हो तो तुम लगभग सहनीय हो। जेमी ने उसके शब्दों पर हल्की सी हंसी निकाली, जैसे उसने अभी कुछ बहुत ही मजेदार कहा हो। सावधान मेरे राजकुमार, ऐसे ही बात करते रहो और हो सकता है कि मैं उस बची हुई ऊर्जा को तुम पर खर्च करने का फैसला कर लूं। उसके चाचा तारीफ के काबिल आदमी थे, भले ही उनके चेहरे से घमंड कभी पूरी तरह नहीं गया। फिर भी यह उनकी कमाई थी। राज्य में कुछ ही योद्धा उनका मुकाबला कर सकते थे और वह इस बात को साबित कर सकते थे, यह देखते हुए कि उनके शरीर पर चोटें थीं और उन्हें कई बार पीटा गया था। अपने हेलमेट के नीचे मुस्कुराते हुए वह अपने चाचाओं की ओर देखने के लिए मुड़ा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए क्योंकि जल्द ही मैं ही तुम्हें मिट्टी खिलाने वाला हूं, चाचा। हालांकि उसकी चुनौती भरी बातों से उसके चाचा का मूड और अच्छा हो गया। तो उस समय से पहले तुम्हें अच्छी तरह पीटने में मुझे बहुत मजा आएगा, मेरे राजकुमार। घमंडी कमीना, उसने मुस्कुराते हुए मन में सोचा। वे चलते रहे, मजाक आसानी से होता रहा जब तक वे बाहरी आंगन में नहीं पहुंच गए जहां रॉबर्ट और वहां जमा सैनिक इकट्ठा हो रहे थे। जैसे ही राजकुमार अपनी बाहों में कपड़े में लिपटी एक लंबी चीज को ध्यान से पकड़े हुए नजर आया, रॉबर्ट का चेहरा ऐसे चमक उठा जैसे किसी ऐसे आदमी का हो जिसे अभी अभी अपने सबसे बड़े दुश्मन का सिर थाली में परोसकर देने का वादा किया गया हो। यह रहा मेरा लड़का, राजा जोर से बोला, भारी जोश भरे कदमों से आगे बढ़ते हुए। उसका भारी शरीर मार्च के लिए पहले से ही कवच से लैस था, हालांकि वह अब भी शराब के बजाय उत्साह में आधा नशे में लग रहा था। अपनी तरफ देखो, यह कवच तुम्हें ऊपर आते देख लोहे के बने कमीनों की पैंट गीली कर देगा। यह बहुत बड़ी तारीफ थी, उम्मीद है यह जल्द ही सच हो जाएगा। रॉबर्ट ने अपने बेटे के कवच वाले कंधे पर जोर से ताली बजाई, टक्कर स्टील से जोर से टकराई। फिर उसकी नजर लिपटे हुए बंडल पर पड़ी। क्या मुझे यही लग रहा है? उसने पूछा, उसकी आंखें बच्चों जैसी उम्मीद से चमक रही थीं। तुमने इसे पूरा कर लिया। राजकुमार ने सिर हिलाया, हेलमेट के नीचे उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसके पिता ने उससे उसी दिन पूछा था जिस दिन उसने पहली बार जादुई तलवार दिखाई थी कि उसके प्रिय युद्ध हथौड़े को भी वही आशीर्वाद मिले। एक अच्छा बेटा होने के नाते राजकुमार ने पुराना हथौड़ा लिया और उसे नए सिरे से गढ़ा। इस प्रक्रिया में वही देखभाल, वही खाना पकाने के विशेषज्ञ, परिशुद्धता और सावधानी से टुकड़ों का चयन किया। उसने कपड़े को जानबूझकर सावधानी से खोला। नीचे दिखाई देने वाले युद्ध हथौड़े ने एकत्रित सैनिकों और लॉर्ड्स को एक साथ चौंका दिया। यह वास्तव में शानदार था। सिर मूल की तुलना में बड़ा और अधिक सुंदर ढंग से आकार का था, जो सूक्ष्म रनों के साथ उकेरा गया था जो सुबह की रोशनी को पकड़ता था। हत्थे को मजबूत किया गया था, पूरी तरह से संतुलित था और गहरे चमड़े में लिपटा हुआ था जो उंगलियों के नीचे जीवित महसूस होता था। 7 नरक लड़के। यह उस समय से बेहतर है जब तुमने क्रंच रैप सुप्रीम बनाया था। अरे यार, उसके पिता कैसा महसूस कर रहे थे, इसके बारे में कहने के लिए बस इतना ही काफी था। उसके बूढ़े पिता क्रंच रैप सुप्रीम के बारे में मजाक नहीं करते। उसने हथौड़े को सावधानी से, लगभग आदर से लिया, उसे ऐसे पकड़े हुए जैसे वह युद्ध का हथियार न होकर कोई नया बच्चा हो। जैसे ही उसने हथौड़े के चारों ओर हाथ रखा, बिजली की तेज चिंगारियां सिर पर चमकीं। रॉबर्ट की आंखें चौड़ी हो गईं, फिर उसने अपना सिर पीछे फेंका और पागलों की तरह हंसा।
आवाज पूरे आंगन में बिजली कड़कने जैसी गूंज उठी। राजकुमार को छोड़कर बाकी सब तुरंत एक घुटने पर बैठ गए। उनके सिर हैरानी और सम्मान से झुक गए क्योंकि उनके राजा ने एक बड़े हाथ से जादुई वॉरहैमर को ऊंचा उठाया। बूम! आंधी की एक बहरा कर देने वाली आवाज ने आसमान को चीर दिया। हथौड़े से एकदम बिजली का एक बोल्ट निकला और ऊपर की ओर उछला, जिसने सुबह के हल्के बादलों को एक चमकदार सफेद बैंगनी आर्क में चीर दिया। इससे सारे फ्लेक्स खत्म हो गए। धत तेरे की, उसे फिर से भरना पड़ेगा। रॉबर्ट की दहाड़ से उनके पैरों के नीचे के पत्थर भी हिल गए। भगवान हमारे साथ हैं, वह जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज यार्ड में मौजूद हर सैनिक तक पहुंच गई। जीत हमारी है। इस हथौड़े और मेरे बेटे के साथ हम उन लोहे के चूतड़ों को चीखते हुए उनके डूबे हुए भगवान के पास वापस भेज देंगे। वहां जमा लोगों में जोरदार और नए जोश से भरी जयकारे गूंजने लगे। आदमियों ने ढालों और ब्रेस्ट प्लेट्स पर मुक्के मारे। आवाज आने वाले तूफान जैसी थी। राजकुमार इस अफरातफरी के बीच चुपचाप खड़ा था, अपने पिता को अपने हेलमेट के नीचे छिपी एक तनाव भरी मुस्कान के साथ उस पल का मजा लेते हुए देख रहा था। युद्ध सच में शुरू हो गया था।